दोस्तों, मैं राहुल यादव फिर नए हफ्ते इस हफ्ते मैं अगेन एक नए गेस्ट के साथ आपके बीच हाजिर हूं सीआईसी के नेक्स्ट एपिसोड में। सीआईसी का मतलब है सेलिब्रिटीज इन कॉमनर्स। इस एपिसोड में हम अपने समाज में ही हमारे इर्द गिर्द से ही उठे कुछ ऐसे लोग, ऐसे किरदार को उठाते हैं, अपने शो पर इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा हासिल किया, बड़ी ही विकट परिस्थितियों के बीच से निकलकर कुछ ऐसा हासिल किया जिससे हमारे समाज में हमारे युवा कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और आज के जो गेस्ट हैं हमारे, इनकी जो जर्नी रही, बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़कर और वहां से निकलकर इन्होंने दिल्ली में अपना पहला जॉब किया। फिर दुबई गए, दुबई से मस्कट गए, मस्कट से फिर ऑस्ट्रेलिया गए। एज ए इंजीनियर इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की और आज एक सफल पॉलिटिशियन हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट मिस्टर मनोज कुमार जी का। धन्यवाद। कैसे हैं मनोज जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, कैसा कैसा लग रहा है हमारे शो पर आकर? ये तो हमारे मातृभूमि से आप रिलेटेड हैं और वहां से आप बात करते हैं, तो ये तो कोई एक तरह का समझिए कि मातृभूमि से संवाद हो रहा जी जी, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और जिस जिस आगे बढ़ते जिस तरह से हम जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन से मैं सवाल पूछूंगा। बट शुरुआत में संक्षेप में आप बता दें कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी जीवन की एक छोटी समरी दें, ताकि दर्शक समझ सके कि आने वाले समय में हम क्या बात करने जा रहे हैं। है। देखिए, जिंदगी बचपन में समरी वैसा ही रहा जैसे बिहार के आम बच्चों का होता है जो गांव में रहते हैं। हम भी गांव में थे, गांव में पैदा लिए। गांव के घर में पैदा लेने वाले बच्चों में हम कोई हॉस्पिटल में पैदा नहीं लिए। और हाँ, हमारे पिताजी कलकत्ता में बिजनेस करते थे तो पैसे था, बट संयुक्त परिवार थे, इसलिए साधन की कमी तो रहती ही थी। और थोड़ा घर वाले पढ़ाई पर ध्यान दिए कि आप लोग स्कूल जाए, एटलीस्ट ये ध्यान देते थे, तो पढ़ते लिखते थे। और जो होता था गांव का कबड्डी, ये वो खेलने का, स्कूल जाने का, बिहार में स्कूल किस से। गांव, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं मनोज जी, ये भी बताएं जरा। हम मुजफ्फरपुर, भटौना मेरा गांव है और मुजफ्फरपुर मेरा जिला है, वहीं से मैं हूँ। आपकी प्राथमिक शिक्षा वगैरह वहीं से शुरुआत हुई, राइट? भटौना भटौना प्राइमरी स्कूल, भटौना मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भटौना उच्च विद्यालय, तीनों से मेरा हुआ है। उस समय की कुछ यादें हैं सरकारी स्कूल की, के क्या कंडीशंस थे, किस परिस्थितियों में आप पढ़ाई करते थे, शिक्षा की क्या देखिए व्यवस्था थी? देखिए, एक बात है, और आज हम बिहार के दर्शकों को भी ये बताना चाह रहे हैं जो सुन रहे हो, कि उस समय का पढ़ाई, हमसे जो पहले वाले थे वो तो बोलते थे कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हम्म। बट फिर भी हमारे टाइम में जो उस हाई स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे, और जिस तरह का हम लोगों को मतलब डिसिप्लिन था और पढ़ते थे, और गांव के लोगों में पढ़ाई के प्रति जो जागरूकता थी, मोहल्ले के टोले के, जी। आज तो सब खत्म हो गया। न स्कूल में वैसे टीचर हैं, और न गांव में वैसे मतलब समाज में लोग हैं जो, अरे ये मैट्रिक का परीक्षा है, अभी बच्चों के मिडिल स्कूल का परीक्षा हो रहा है, अभी किसी को कुछ पड़ी नहीं है इस नए युग में। बट उस समय गांव का स्कूल और सरकारी स्कूल भी अच्छा था। हम मतलब उसी के ज्ञान से आज हम यहाँ तक है ना। आपकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और प्लस टू तक आपने अपने गांव से ही किया की पढ़ाई। उसके बाद का सफर कैसा रहा? कैसे आपने आपने इंजीनियरिंग करी है, राइट? तो आपने आपके इंजीनियरिंग का सफर कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि हम 10वीं गांव के स्कूल से किए और ट्वेल्थ जो है वो मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज से किए। और गांव मतलब हमारी इंजीनियरिंग में जब हम गए तो वहाँ भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से चले गए थे। और मैं कहना चाहूंगा बच्चों को कि लैंग्वेज जो है आपके मेहनत के सामने बहुत बड़ी चीज नहीं है। लैंग्वेज डेफिनेटली आपको थोड़ा उस दिक्कत होती है, बट आप आगे बढ़ सकते हैं उसके मतलब साथ लेकर डिफिकल्टी को। मुझे बहुत दिक्कत हुआ इंजीनियरिंग में, जब मैं पहुंचा वहाँ कोल्हापुर में पढ़ने, महाराष्ट्र में। और
मैंने कोशिश किया, बच्चे हंसते थे मेरे एक्सेंट के ऊपर, क्योंकि बिहार से मैं गया था। हम लोग सब्सटेंस अभी को सब्सटेंस बोलते थे, टेबल को टेबल बोलते थे, तो बच्चे हंसते थे। बट मैटर ऑफ टाइम में हमने बहुत सारी इम्प्रूव करने की कोशिश की। जब टॉप मतलब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में मैंने क्लास में टॉप किया। और कोल्हापुर के हर साल में मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था इंजीनियरिंग में। तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहा बाद में, क्योंकि हम जब पढ़ने में अच्छे रिजल्ट दे रहे थे तो कितना दिन मेरे एक्शन के पीछे घूमेंगे बच्चे। जी। ये बहुत ये खास करके एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहता है, और लोगों खास करके बिहार के बच्चों में, चूंकि इंग्लिश की एक तो पहले के समय में, अब तो फिर भी बहुत सुधार हुई है, बट पहले के समय थोड़ी इंग्लिश पे कम ध्यान दिया जाता था, इस कारण से, या फिर लेट हायर क्लासेस से इंग्लिश की पढ़ाई होती थी, इस कारण से बच्चे थोड़ा और राज्यों के बनिस्बत थोड़े कमजोर हुआ करते थे, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जहां तक इंग्लिश में बात करने की बारी आए तो आप एक दो किस्से बताएं, जिस तरह मतलब जो क्लास में आपको एम्बेरस किया गया, या फिर आपके सहपाठी हंसते थे, और कैसे आप उससे निकल कर अपने आप को प्रूव किया, जो आपने संक्षेप में एक किस्सा आपने मुझसे भी साझा किया था, मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को भी वो बताएं तो आप। मैं जब क्लास में फर्स्ट ईयर में गया था, तो मेरा रोल नंबर 30 था, 30। तो मैं जब 30 बोलता था, हमारे टीचर ने फिर पूछा कि क्या रोल नंबर है तेरा, मेरा छूट गया था, मैं बोला 30, तो उसने मजाक में बोला 30। अब उसके बाद बच्चे लोग 30 30 में जब आता तो बोलने लगते थे। फिर क्या हुआ कि टेस्ट हुआ, और मैं थोड़ा लेट गया था, तो बहुत सारी 2-3 चैप्टर हो गए थे तब मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज। तो एक टेस्ट हुई, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे रहता था। जब टेस्ट हुआ, इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट था, और सिर्फ क्लास में आउट ऑफ, मेरे को लगता है कि 70-80 लड़के में सिर्फ 2 लड़के पास किए थे, और उसमें एक मैं था। तो हमारा टीचर ने बोला कि एट द बिगनिंग यू ऑल वी आर लाफिंग टू सी मनोज कुमार, टुडे इज मनोज कुमार इज लाफिंग टू सी ऑल ऑफ यू। तो बड़ा मैं बोला कि देखो, मेहनत की बात है, उतना ध्यान, हर चीज को ध्यान देने की जरूरत नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका कौन सा स्ट्रीम था इंजीनियरिंग में, कौन सा ब्रांच था आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट ईयर में सिविल था, जी। लेकिन हमने फर्स्ट ईयर में अच्छा रिजल्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफर हो गया। ओके। और आप पढ़ने में, इंजीनियरिंग के समय आप पढ़ने में बहुत अच्छे भी थे, इस कारण से आपको स्कॉलरशिप भी मिला करता था, जितनी मुझे जानकारी है, राइट? हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि वहाँ पे मेरे पिताजी को उतना पैसे नहीं थे। जी। बहुत महंगा पड़ता था प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना, मेरे पिताजी को उतना पैसे नहीं थे, और मैं इंजीनियरिंग में compete भी नहीं किया था। बट जब मैं वहाँ गया किसी कारण से, मेरे को हम्म। पता नहीं, हम्म। बिहार वगैरह में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे रिजर्वेशन फैक्टर रहा हो या जो भी रहा हो, हम्म। मैं अब उसके पीछे नहीं जाता। तो हमारे पिताजी को बहुत पैसे की जरूरत पड़ती थी हम उनको लेने के लिए, तो मैंने हर साल, वहां पर एक नियम था कि फर्स्ट आया तो 100%, सेकंड 75%, थर्ड आया तो 50% फीस माफ होते थे। तो मैं इतना मेहनत जरूर करता था कि मैं फर्स्ट थर्ड तीनों में कहीं ना कहीं सेट हूँ, ताकि मेरे को उतना फीस कम पड़े। और मैंने ऐसे ही करके इंजीनियरिंग बहुत कम खर्चे में पास कर दिया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और आपका एडमिशन कैसे हुआ था, उसके साथ भी कुछ किस्सा है शायद, आपके जिद पर ही आपकी इंजीनियरिंग में एडमिशन कराई गई थी, राइट? हाँ, हमको मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे पिताजी के कलकत्ता में दुकान था, तो कोई बोलता था उनके अगल बगल वाले, अरे दुकान पे लाके बिजनेस में लगाओ। कोई कुछ बोलता था, मैं बोला कि सब कर सकता हूँ, लेकिन एक जब तक सम्मानजनक पढ़ाई नहीं, जब तक मैं पूरा करूंगा जो मुझे चाहिए, तो तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। और मैंने अपने पिताजी को भी बोला, घर वाले को, कि मेरे को ऐसा है, मदर को बोला कि मेरे हिस्से का जो जमीन है उसको आप बेच के मेरा नाम लिखा दीजिए और मैं पढ़ लूँ। मुझे नहीं पैसे दोगे तो मैं वहां ट्यूशन कर लूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा जहां पर मैं जा रहा हूँ, और मैं पास कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी कॉन्फिडेंट मेरे को थी अपने आप पे कि मैं खुद से पढ़ के और कमा के पढ़ लूंगा। जज्बा बहुत जरूरी है बच्चों में, खास करके आज के युवा पीढ़ी में, जो बहुत जल्द ही हार मान जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके लिए ये जज्बा कि आज से लगभग 30 साल
35 साल हो रहे होंगे इस कहानी को, राइट? और उतने वर्ष पहले एक बच्चे का ये जज्बा होना कि नहीं, अगर आप मुझे करा दो मैं सफल होऊंगा, अगर आप नहीं कराओगे तो मैं खुद अपने बदौलत ट्यूशन पढ़ाकर भी मैं एडमिशन ले लूंगा, लेकिन मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा। तो ये ललक जब आप में होती है तो कायनात भी आपके साथ होता है। जी, आपके स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए, आप इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी जॉब कैसे लगी? आप कैंपस सिलेक्शन था या फिर आपने इंटरव्यू क्रैक किया? हाउ वाज दैट? नहीं नहीं, कैंपस सिलेक्शन नहीं था वो। कैंपस में तो उस समय जो कहीं के लोग अप्लाई करते थे और हमको उतनी समझ नहीं थी, क्योंकि कॉलेज में तो हम टॉप कर रहे थे, लेकिन हम बॉम्बे के वही इन्वायरमेंट के नहीं थे जिसमें बच्चों के माँ बाप सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों में नौकरी करते थे। हमको तो यही होता था कि जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, घर से चिट्ठी चले जाते थे। उस समय फोन तो था नहीं कि जल्दी आप आ जाइए भटौना में, 2-3 महीना धान रोपनी करने का टाइम हो गया है, जून जुलाई आइए, पूरा धान रोपनी कंप्लीट कीजिए। और मैं मजदूर के तरह बिया उखाड़ता था और धान रोपता था। मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ता था तो छुट्टी के दिन में आके, मेरे को आज भी याद है, जो एक मजदूर करता है 3 कट्ठा, मैं बिया उखाड़ के बीज उखाड़ के धान खुद रोपता था। 3 कट्ठा रोपना एक मजदूर का काम होता है, वो मैं काम करता था। और भी भाई सब मेरे साथ करते थे। तो हम साल में 2 महीना के लिए आते थे धान रोपनी के टाइम पे। और बाकी बच्चे जो थे हमारे कॉलेज के, वो सब जाते थे, कोई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किसी का पिताजी है तो वहां ट्रेनिंग ले रहा है, कोई दूसरे कंपनी में जाते थे ट्रेनिंग लेने, और हम धान के खेत में ट्रेनिंग लेने आते थे। तो ठीक है। अब जब मैं कॉलेज में मतलब नौकरी ढूंढने गया बॉम्बे में, तो बड़े बड़े बिल्डिंग, वो एयर कंडीशन ऑफिस, तो हमने तो डोर भी कभी नहीं देखा था। लगता था कि इधर से डोर खोलूं या उधर से डोर खोलूं। फिर आप रिसेप्शन में जाते तो लड़कियां बैठी रिसेप्शन में अंग्रेजी बोलती थी, हम फिर मैनेज करते थे। बट काफी काफी संघर्ष करना पड़ा नौकरी के लिए भी, हमको करना पड़ा, बहुत लोग को नहीं करना पड़ा है। हम्म। और बहुत जगह लोग ये पूछते थे कि जैसे गए भी, अब वो कौन था, एक प्रवीण कुमार बोल के था लंदन कंप्यूटर में, तो वो पूछ रहा है मेरे से कि तुम कब, मैंने सीवी दिया तो बोलते हैं कि व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव। मैं बोला भाई तू, तेरे हाथ में मेरा सीवी है, अभी जुलाई में मैं पास किया हूँ, ये अगस्त का महीना है। देन व्हाट मतलब आप कितना एक्सपीरियंस हमसे एक्सपेक्ट करते, पूछ रहा है हाउ मेनी इयर्स एक्सपीरियंस डू यू हैव। आपके हम्म। सामने सीवी है, देखो ना, उसमें अभी मैं पास किया हूँ। तो हम्म। बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मैं एक चीज जानता था कि सक्सेस इज नॉट द कॉपीराइट ऑफ एनीवन, इट इज ओपन टू एवरीवन। ये मेरा बचपन से मूल सिद्धांत रहा, किसी का नहीं है। और हम चाहेंगे और हमको नौकरी मिला धीरे, मतलब मैं बच्चों को ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि कभी घबराना नहीं चाहिए कि नौकरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एंड ऑफ द डे हमको नौकरी मिला, और मैं उसमें आगे करके, और उसी कंपनी से मैं आगे बढ़ा। मैं अब तो आजकल बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं छोटे से उम्र में, बट हम लोग के टाइम में नहीं था। फिर भी मैं 30 साल के उम्र में भारत के एक कंपनी थी जो कि एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में टॉप कंपनी थी, उसके 16 ब्रांच के एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निकल इंचार्ज हम थे। तो न्यूज लैब थी आपकी कंपनी, राइट? न्यू लैब कंपनी थी, हाँ। न्यू लैब। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऑल इंडिया सर्विस रेस्पॉन्सिबल मैं था। जिस उस समय उस कंपनी को 16 ब्रांच थे, वो ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी थी, मैं उसको तो उस पर प्लेस। आने से पहले मेरा एक सवाल है इस पॉइंट पर, जब आप कॉलेज पास आउट करके अपने जॉब की तलाश कर रहे थे और अलग अलग कंपनियों में, आप फ्रैंकली उस समय फ्लुएंटली इंग्लिश भी नहीं बोल पाते थे, कम्युनिकेशन का गैप था, लैक कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल, हर कंपनी के दरवाजे खटखटा रहे थे। इस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी? आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? क्योंकि जैसे पास आउट हो उसके बाद घर का भी एक प्रेशर रहता है कि 4 साल की इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद जॉब ढूंढना है। तो इस परिस्थिति में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आज पास आउट कर रहे होंगे या पिछले 1-2 साल में जिन्होंने पास आउट किया होगा, उनकी मतलब वो इस परिस्थिति में कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, आपकी कहानी से कुछ सीख सकें। देखिए ऐसा है कि मेरी कहानी कुछ डिफरेंट नहीं थी। मैं जब कॉलेज के फाइनल ईयर में ही था तो मेरे बड़े भाई मर गए थे, डेथ हो गया। वो उस समय 28 साल के थे, 29 साल के। तो ये घर के ऊपर बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। दूसरा है कि मेरा दूसरा छोटा भाई जो था, जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ही है,
वो मेरे से, वो उस समय 12th पास कर गया था, तो 12th में पढ़ रहा था। तो हमारे पास चैलेंज थे कि माँ बाप को कैसे मोटिवेट करे जिसका 29 साल का लड़का मर गया हो। मेरी भाभी को 3 बच्चे थे और बाद में भी एक बेटी हुई, तो 4 बेटियां हैं। उसके बाद मेरा छोटा भाई पढ़ने के लिए तैयार है। तो ये सबको, घर को मोटिवेट करना, सबको जोड़ के रखना और आगे बढ़ाना, इट वाज ए बिग चैलेंज। लेकिन हम एक चीज समझते थे कि भाई नौकरी तो पकड़ना है। हम्म। तो हमारा एक मिशन था कि नौकरी पहले पकड़ना है, चाहे अंग्रेजी में जो लोग, मतलब जहां भी हम कम नहीं है। मतलब हमारा, क्योंकि हम कॉलेज में पढ़े लिखे थे, सब्जेक्ट का तो ज्ञान था ही। जी जी। तो हम, हाँ, तो हमें ये था कि हम कम नहीं है, कहीं ना कहीं तो पकड़ लें। तो यही चल रहा था और वही हुआ। घर भी, मतलब मेरा भाई भी पढ़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, वो सब हो मतलब गया। अंदर से वो जज्बा था कि ये ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं जॉब नहीं ले पाऊंगा, अगर नहीं लिया तो क्या होगा। मतलब आप यू वर डिटरमाइंड कि चूंकि नॉलेज बेस है तो जॉब तो लगनी है, आज हो कल हो। राइट। नहीं, ये एक होता है ना कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ा चीज जी होता है। जी जी। कॉन्फिडेंस को अब मैंने ये देखा, मेरा बड़ा भाई, 29 साल का बड़ा भाई जिसके सामने मर गया हो, लाइफ में हमको और क्या लॉस करने का है? आप सोचो, जो सबसे बड़ी से बड़ी दुख आपके जिंदगी का हो वो हुआ। मेरा बड़ा भाई जो मेरा सब कुछ था, जो मुझे ग्रोन करता था, और वो 29 साल की एज में मेरे सामने मर गया। उनका एज 29 साल था जब मरे। तो मेरे को इससे ज्यादा दुख तो कुछ, तो मैंने झेल लिया। तो जब वो दुख झेल लिया, नौकरी, मैं पॉलिटिक्स भी कर सकता था उस समय भी, मेरे में इतना जज्बा था। मैं कॉलेज में भी हर चीज डिसाइड होता था कि मेरे क्लास में रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, यूआर कौन होगा, जीएस कौन होगा। आज बहुत हमारे कॉलेज के बच्चे भी सुन रहे होंगे, मैं उस कमिटी में हमेशा रहता था जो डिसाइड करता था। तो लीडरशिप मेरे पास तभी भी थी। तो कोई पिताजी का बिजनेस था, उसी को कर लेते, गांव में जाके खेती कर लेते। बट कहने का मतलब है कि ये सब तो लास्ट में हम करते ना, जॉब तो मिलता ही। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि कहीं ना कहीं मैं जॉब, सिर्फ मेरे को थोड़ा सा और होता था। कभी कभी आपने जो पूछा है कि जो लड़के एवरेज पढ़ने में थे, वो सब पता चला कि कोई टंडन कंप्यूटर ज्वाइन कर लिया, तो कोई सीमेंस ज्वाइन कर लिया। ये सब खबर मिलते रहते थे। हमें जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी उतनी पहचान नहीं है। बट मैं एक चीज ध्यान में देता हूँ कि भारत में बहुत सारे लोग, इस दुनिया में भी और भारत में, जिनकी पहचान नहीं है, बट स्टिल दे डू। तो बस उसी धारा में लगे रहते थे, ढूंढ रहे हैं जॉब, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ओके। आपके वक्त में आपके बैच के समय में या फिर उस समय लगभग एवरेज पैकेज एक इंजीनियर की ज्वाइनिंग पैकेज क्या होती थी? बहुत अच्छी पैकेज मिला तो आपको 4,000 पर मंथ मिलता। मुझे अच्छा मिला 4,000, बहुत अच्छी जॉब पैकेज मिला तो 4,000 रुपये पर मंथ मिलता था। अच्छा। और ये कब हमको की बात जो, कह रहे हैं आप? ये कब की बात कह रहे हैं, कौन ये सी? मैं 92, 92 की बात। अच्छा। 92 93 में यही था। ओके। मैक्सिमम 4,000। अच्छा, और मुझे जो मिला, पहला जॉब मिला तो उसमें 22 रुपया ये था बेसिक, और 15% एचआरए, और कुछ 10% मेडिकल, ऐसा ही था। हमको बॉम्बे में मिला वो जॉब, और फिर मैं उसी जॉब से अपना करियर बना के आज तक यहाँ पहुंचा। फिर उसके जॉब लगने के बाद आपके घर का क्या रिएक्शन था ये बताइए, और फिर अपने करियर में फिर जॉब ज्वाइन करने के बाद आप कैसे ग्रो किए? तो वो तो मान लिया कि जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने जॉब करने लगा और अपने घर वाले को, मेरे भाई वगैरह इस सब पर ध्यान देने लगा। पिताजी तो बेचारे कलकत्ता में अपना कमाते खाते, तो उनको कुछ ज्यादा ये नहीं थी कि हमारा बेटा पैसा भेजे, इस समय वो सब नहीं था। बाद में मैं कलकत्ता गया तो उनका लुक आफ्टर करने लगा, घर का खर्चा करने। इनफैक्ट ये बात है कि जॉब, मैं उस जॉब में भी जो ज्वाइन किया, उस कंपनी में भी 5 साल के अंदर मैंने प्रोग्रेस, मैं ज्वाइन किया एज ए ट्रेनी सर्विस इंजीनियर, और 5 साल के अंदर मैं उस कंपनी में असिस्टेंट सर्विस मैनेजर बन गया। जो कि उस कंपनी के, मुझे लगता है हिस्ट्री में भी ज्यादा नहीं रहा होगा कोई, एक आध कोई रहा होगा तो रहा होगा। क्योंकि 3 4 पोस्ट होना था, सीनियर से फिर सर्विस इंजीनियर, फिर सीनियर सर्विस इंजीनियर, फिर सर्विस एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव, फिर आपको सर्विस मैनेजर, असिस्टेंट सर्विस मैनेजर। तो आप समझो 2 2 साल एक एक पोजीशन पे रहेगा, तो इसी में 8 8 साल हो जाएगा, 9 साल। जी तब जी। जाए मैं तो 5 साल में ही क्रॉस कर दिया।
तो ये मैंने अच्छा, काम लगभग किया। उस पद को, उस डेजिग्नेशन को पाने में जिसे लगभग कम से कम 9 से 10 वर्ष का समय लगता, वो आप लगभग 5 साल में आप बन चुके थे सीनियर सर्विस इंजीनियर, यू सेड राइट, लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, असिस्टेंट सर्विस मैनेजर में बन गया था असिस्टेंट 5 साल। सर्विस मैनेजर, ओके। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और और इसमें, इस ग्रोथ और इस प्रमोशन में सबसे बड़ा कौन सी आपकी काबिलियत या फिर कौन सा आपका टैलेंट था जो इस सफर को पाने में आपकी मदद किया, जिसने मतलब इट वाज योर टेक्निकल स्किल, आपकी मेहनत, आप ज्यादा समय देते थे, या फिर इस तरह, मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि हमारे श्रोता जान सके कि अगर आप भीड़ से हट कर कुछ करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स आप में होनी चाहिए, क्या क्या टैलेंट आप में या स्किल्स आप में होनी चाहिए। देखिए, एक तो था कि हम कस्टमर के जो जो काम करते थे तो बहुत समर्पित थे, हम्म। क्योंकि मैं कोशिश करता था कि कस्टमर खुश रहे, उनका काम मैं करूं तो उनको परेशानी नहीं हो, तो वो फीडबैक मेरा खराब कभी ये नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी राइट? हाँ हाँ, इंस्ट्रूमेंट की कंपनी थी। इंस्ट्रूमेंट की तो कंपनी थी। हम और सर्विस आपका रोल भी बताएं जी। तो मैं सर्विस करने जाता था, मशीन को रिपेयर करता था, नया मशीन आया तो इंस्टॉल करता था, लोगों को ट्रेनिंग देता था, तो ये सब काम था। तो हम अच्छी तरह ट्रेनिंग देते थे। हम्म। ट्रेनिंग देने का मेथड हमको अच्छा था, क्योंकि मैं हाई स्कूल में था तो अपने स्कूल में मैथ का टीचर नहीं आता था तो हमको भेज देते थे, छोटे क्लास में तो पढ़ाता था। इंजीनियरिंग में था जब मैं फाइनल ईयर में, तो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाता था। कोई टीचर नहीं आया तो हमको भेज दिया, मैं जाके पढ़ाता था। ठीक है। तो हमको टीच पढ़ाने का मेथड अच्छा आता था, तो हम अच्छी ट्रेनिंग देते थे, तो लोग लाइक बहुत करते थे। उससे क्या हुआ कि हम टेक्निकल को सेल्स में भी कन्वर्ट करते थे, क्योंकि हमारा जो आई उसको बोलते हैं ना, ट्रस्टेड एडवाइजर। आई यूज टू एक्ट एज ए ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ द कस्टमर। तो उससे क्या है कि जब कंपनी के सेल्स वाले थे वो हमको लेके जाते थे अपने साथ, कि नहीं नहीं मनोज को दे दो, मैं जाएगा। और कस्टमर ट्रस्ट करते थे मेरे ऊपर। फिर मैं टेक्निकली क्या है कि कंपेटिटर के प्रोडक्ट को कंफ्यूज करता था, या उसके कंफ्यूज नहीं, उससे compete करके उसको ब्रेक करता था, हम अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर कर देता था। तो ये सब काफी चीजें थी जो मैं खुद क्रिएट करता था। मैं रिलेट करता था, जैसे किसी ने मेरे को बोला, जब न्यूलैंड में नौकरी करता था, तो मेरे से एक आदमी पूछा, मैं ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, बोरोसिल ग्लास का नाम सुना है? तो जी। बोरोसिल ग्लास में मैं गया था एनालिसिस करने। तो पूछ रहा है कि आपका मशीन कैसा है, क्या है। तो हमने ग्लास एंड सिरामिक इंस्टीट्यूट में हमारा मशीन सप्लाई था, तो मैंने बोला कि वो इंस्टीट्यूट में भी हम लोग सप्लाई किया है। तो जब स्टैंडर्ड जहां से बनती है, अगर आपकी मशीन वहां चल रही है, तो कस्टमर को लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, एक बेंचमार्क मैं सेट हो जाता है। हाँ, तो हम कहाँ क्या यूज करते थे, ये जो आपने पूछा कि हट के क्या करते थे, तो हम्म। हमारा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट था। हम अंग्रेजी बोले, और अंग्रेजी पर हमारा सब, मैं बोला भी। अपने हमारे कंपनी में भी बहुत लोग थे बॉम्बे के, जो अंग्रेजी हमको बोलते थे, आपको ऐसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, टीचर के, मेरे कस्टमर के सामने आपको ऐसे बात करना चाहिए। तो मैंने बताया भी कि हमारे कंपनी में कुछ लोग हैं जिनके कहने का मतलब है, यू डोंट नीड टू डू एनी वर्क। मशीन को आपको रिपेयर नहीं करना है खोल के, जस्ट गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मशीन इन इंग्लिश, हाई फाई इंग्लिश, एंड द मशीन विल गेट रिपेयर। यू डोंट नीड टू ओपन द मशीन एंड रिपेयर द मशीन। तो वो बट क्या है, एंड ऑफ द डे ऐसे लोग आते रहते हैं जा, एवरी डे यू विल फाइंड सच टाइप्स ऑफ फनी पीपल। उसमें मेरी क्या गलती है? अगर हमको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी तो इसमें मेरी गलती? अगर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलता तो हम भी आगे बढ़ते। जी जी। वो, तो जहां तक बात है अंग्रेजी की या हिंदी की, या इट्स गुड टू नो, आनी चाहिए आजकल, आज के डेट में ये ग्लोबल लैंग्वेज है, बट जब तक आपका टेक्निकल स्किल बहुत अच्छा है तब मतलब ये फिर भी, ये साइड मतलब आपका टेक्निकल स्किल इसको ओवर पावर कर जाता है। तो या दैट्स नॉट अ हार्ड स्टॉप, नॉट नोइंग इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड स्टॉप, इट्स गुड टू नो, बट या तो जिस तरह से मैं जितना समझ पाया कि आपके ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का कारण था, एक तो आप यू हैड गुड टेक्निकल स्किल, दूसरा कि यू वर इनोवेटिव इन द वे यू हैंडल्ड विथ हैंडल्ड द इश्यूज, या फिर प्रॉब्लम्स को जो आप इनोवेटिव तरीके से हैंडल करते थे, और जितना आपसे उम्मीद की जाती थी, कंपनी आपके रोल पर जितना आपसे उम्मीद करती थी उससे ज्यादा आप देने का प्रयास करते थे अपने रोल के हिसाब से। और
चौथा जो पॉइंट है वो था कन्विंसिंग स्किल, मतलब भले वो अंग्रेजी में हो ना हो, बट आप कस्टमर और क्लाइंट के साथ आप उसको कन्विंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते थे, विच कंट्रीब्यूटेड टू द कंपनीज ग्रोथ, और इनडायरेक्टली वो आपके ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट किया, राइट। यस। मैं इसलिए इसे पॉइंटर्स में बना रहा हूं ताकि हमारे इवन जो अभी नई कंपनियों में जो लड़के ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर्स होकर या फिर बनकर, या किसी भी नई कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो, तो जब आपके ग्रोथ का कारण यही होता है कि यू कंट्रीब्यूट मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद सर फिर आपके विदेश का सफर कैसा रहा, कैसे दुबई गए, मस्कट गए, फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया का वो सफर कैसा रहा सर? ये देखिए अपॉर्चुनिटी पहले तो उस समय में ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली, और फिर आगे का सफर कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि हमारी, खास करके मेरे वाइफ का एक सोच था, वो मैं मेंशन कर कि हमेशा वो कहती थी कि बाहर निकलो काम करने के, क्योंकि अगर तुम पैसे कमाओगे तो घर में बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ सकेंगे, मेरी भतीजी वगैरह जितनी थी, और घर में पैसे आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छी तरह पढ़ लिख लेगा। तो बाहर जाने के लिए तो मैंने मस्कट वगैरह का अप्लाई किया, और करते थे कभी की कभी। शादी हो चुकी थी ये न्यूजीलैंड में जब आप थे उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, न्यूलैंड में थे तो शादी हो चुकी थी। ये मेरा इंजीनियरिंग शादी सब साथ में ही हुआ, ओके। मतलब नौकरी ये सब एक ही साल में हो गया। तो अच्छा। मेरा कहने का मतलब कि उस समय वो बोलती थी तो मैंने बोला ठीक है, मैंने अप्लाई किया, सऊदी अरबिया का मेरे को मिल गया था, मस्कट का मिला, तो मस्कट में वही प्रोडक्ट जो मैं इंडिया में न्यूलैंड में देखता था ऑस्ट्रेलियन कंपनी का, उसी का प्रोडक्ट देखना था, तो मेरे लिए इजी था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मस्कट जाऊं। बट मैं उस समय, न्यूलैब वाले हमें, न्यूलैब का जो थे वो हमको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उसने क्या किया, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसने क्या किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट पुणे में था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सीएसआरओ का था, उसमें भेज दिया एक मशीन इंस्टॉल करने के लिए। उसके चार पांच मतलब अलग अलग मॉड्यूल थे, सेक्शन थे। तो और मेरे को 8 दिन में ही वापस जाना था मस्कट, और उसने वहां भेज दिया, और कस्टमर को बोला क्या, फोन करके, जो न्यू लाइफ का जनरल मैनेजर था, कि इसको तब छोड़ना जब ये आपका काम कंप्लीट ना करे, तब तक इसको छोड़ना नहीं। तो मतलब वो प्लान कर दिया था कि हम ना आ सके 8 दिन तक, क्योंकि हम्म। वो लंबा प्रोजेक्ट था। तो हम्म। पता चला कि 5वां दिन ही हम पूरे मशीन को इंस्टॉल करके, ट्रेनिंग देके, कस्टमर का सिग्नेचर करा के, एवरीथिंग इज वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री, ट्रेनिंग गिवन सेटिस्फैक्ट्री, मैं पहुंचा। तो अच्छा, 5वां दिन ब्यूटीफुल। में, हाँ, तो मैं एक दिन पहले घर आया, सवेरे उठा, फिर मैं बॉम्बे ऑफिस में गया। तो मेरे को कुछ देखा तो दंग रह गया, बोला आ गया, तो उसको लगा कि ये काम छोड़ छाड़ के आ गया है, हम्म। इसको तो जाने का भूत सवार है का। तो बोलता है कि बट यू हैव टू कंप्लीट द वर्क। तो मैं हल्का एक स्माइल मारा, हैव हम्म। यू कंप्लीटेड द वर्क, तो मैं एक छोटा स्माइल मारा। बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने रिपोर्ट लेके उसके टेबल पे रख दिया। अब न वो रिपोर्ट देख के न उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। तो और बताता हूँ, जो आदमी ये काम किया इन 2009, वो दुबई आया था। हम ऑस्ट्रेलियन कंपनी में, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट के बिजनेस हेड थे, हमसे एजेंसी मांगने न्यूयॉर्क के लिए। मैं जब अच्छा। इकोटेक में था, देन जी। ही केम टू ऑस्ट्रेलिया, दुबई। हम्म। और मैं दुबई एक एग्जीबिशन में गया था, और वहां वो इकोटेक की एजेंसी हमसे चाहती थी। देखिए कैसे किस्मत समय फिर कहाँ से कहाँ मिलाती। जाता है, जी। इसलिए आदमी को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। डेज आर नॉट द सेम, आपको आगे बढ़ना है, डेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो और जो आदमी हमको रुकवाया था, वो चाहता था कि हम नहीं जाए, तो मैंने करके आया था, फिर मैं मस्कट और गया। इसमें ये जो आपने एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी काम कंप्लीट किया, इसमें आपने क्या किया, मतलब आपने ओवर टाइम किया, क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी की मैं जल्द से जल्द ये काम कर, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम जितना मुझे समझ में आ रहा है 8 दिन देखिए भी काफी नहीं देखिए थे उसको कंप्लीट करने देखिए के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, और आज भी होता है, उस समय भी होता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग अपना हिसाब से काम करते हम्म। थे। आप ट्रेनिंग देने गए, वो ट्रेनिंग लेने को ही तैयार नहीं था, क्या कीजिए। आप वहां पर पहुंचे मशीन इंस्टॉल करने के लिए, उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहीं वो सब व्यवस्था नहीं किया है, तो आप क्या कीजिए।
आपका डिले हो गया। जी। तो मैं क्या किया कि अच्छा उसका जो बॉस है उसको टाइम नहीं है, जो बड़े बड़े बॉस होते थे रिसर्चर ट्रेनिंग वाले, इनको टाइम नहीं है। तो हम वहां गए और बोले कि भाई आप दो रिसर्चर को, एक्चुअली मशीन तो चलाता था वही जो उसके असिस्टेंट वगैरह होते थे, मैं बोला उनको दो को हमारे साथ लगा। हम्म। तो बड़ा खुश हुआ कि हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, उनके दो स्टाफ हमको दे दो, मैं मशीन इंस्टॉल करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, एवरीथिंग, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो हम्म। ले लिया। और आपने जो बोला कि एक्स्ट्रा टाइम, मैं जब था फिर हम लोग चाय 4 बजे चाय पीते थे, 5 बजे हम फिर निकल जाते थे, थोड़ा खाना भी ना खा के फिर आते थे, फिर 8 बजे तक काम करते थे जरूरत। और वो लोग हमको खाना भी खिलाते थे अपने साथ, किसी के घर आज चला गया, वो लोग लोकल थे, आज उसके घर खाना खाया और काम किया। और उन लोगों ने फीडबैक दिया कि नहीं बहुत अच्छा उसने। हम क्या किए, जब फाइनल दिखाना था मशीन चला के, तो जी। वो लोग को बोले, उनका जो बॉस आया डिपार्टमेंट हेड, तो मैं बोला कि ये लोग आपको मशीन ऑपरेट करके दिखाएंगे, हम नहीं। और हम्म। वो दोनों ने ऑपरेट करके दिखा दिया। अच्छा। तो जो कि जब तो उसी से काम करवाइए तो वो करेगा ही ना, आपके साथ ही रखिए। हाँ सही सही, वो आपके साथ ही सीख रहा था जब ट्रेनिंग हो रही थी इसका उसकी। हाँ, स्मार्ट तो ये, अप्रोच। हाँ, तो उसकी भी कॉन्फिडेंस बढ़ी उसको। तो अब कोई आदमी मेरे को पूछा कि ये नेबुलाइजर से कितना, ये इसका कितना से रखना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम, नेबुलाइजर का काम था उससे एयर ऊपर नीचे जाता था, ओके। कम और ज्यादा। जी। तो मैं बोला मेरे को वो भी नहीं पता, ऐसे ही बोला। हम्म। आप जितना घुमाइए वहां पर मैक्सिमम रीडिंग आएगा, मतलब ज्यादा एयर जाएगा, हम्म। बस ये मान लो, दैट इज द ऑप्टिमल पॉइंट। तो हम ऐसे करके समझाते थे। हम मैनुअल वगैरह में बैठ के यहाँ पर पॉइंट 2 दबाओ तो यही जाएगा, उतना नहीं, इसको घुमाओ सरल वो भाषा में। हाँ। अच्छा, सामने वाले के लिए इतना आसान कर दिया कि ही वॉज कंफर्टेबल कि वो खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। और रूम पे आके सोते नहीं थे, बना देते थे एक मेथड, एक इजी हाँ। मैनुअल वगैरह से, जी। एक एक 2 पेज का एक ऑपरेशनल उसको, ताकि उसको फॉलो करके वो मशीन चला ले, कभी भी दिक्कत नहीं हो। तो ये सब हम करते थे। तो बेसिकली एक स्मार्ट अप्रोच आपने लगाया, ताकि वो, मैं इसलिए भी चाहता हूं कि मेरे श्रोता जो सुन रहे हैं वो किसी काम को करने के लिए बस टेक्निकल स्किल ही होना जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ आपको अगर समय, निर्धारित समय पे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो इसमें इसके साथ साथ आपको स्मार्ट अप्रोच भी लगाना है कि पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि वहां पर क्या क्या समस्या है। एक्ट जैसे, डिफरेंटली, जी, एक्ट और डिफरेंटली। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एक्ट करें। आप अपने टेक्निकल स्किल स्किल को तो यूज करें ही, साथ में आपको एक्स्ट्रा वर्क अगर करना है, जितने जितना आपसे संभव है वो भी आप ऐड कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम जो जो प्रॉब्लम्स वहां की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे सर ने बताया कि सरकारी संस्था है, अब उसमें बाय डिफॉल्ट वो लोग बड़े आराम आराम से काम करेंगे, तो इनका इनका टारगेट तो मिस हो जाता। इसलिए इन्होंने एक स्मार्ट अप्रोच अपनाया कि उनके दो बंदे को साथ ले लिया और उसी के साथ पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। तो दिस इज ये हाउ चीज है, यू ग्रो। या ये चीज है कि उनके पास वहां पर अगर समझो 3 फेज का वो पूरा वाला बड़ा वाला प्लग नहीं है उनका। तो अब हम क्या करेंगे, उनको वो लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वहां से लेकर आपके मशीन के टेबल पर नहीं है। अब वो बोलेगा उनका इलेक्ट्रिशियन छुट्टी पे गया है, वो किसी बाहर से इलेक्ट्रिशियन मंगाएंगे तो डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये वो। हम क्या करेंगे, मार्केट में गए, ठीक है भाई कितना में मिलेगा, 3,000 रुपया में उस समय अगर बोलता है कि मेरा आदमी जाएगा ये सब काट के सब फिक्स करके आपको दे देगा, मैं अपना कंपनी से 3,000 रुपया दे देता था, चलो भाई ठीक है तू ये करवा लो, मैं करवा के काम इंस्टॉल कर देता था। अब आप 3,000 के लिए मेरे को होटल में रुकना पड़ता, तो 3-4 हजार तो होटल का लग रहा है पर डे। बिल्कुल। जी जी जी, सो यू देखिए हैव छोटे टू, छोटे, जी, हर एक कदम हाँ, पे छोटे छोटे स्टेप्स को अगर आप आइडेंटिफाई करो कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर दें, तो फिर काम का रफ्तार डेफिनेटली और बढ़ेगा। अगर सो या अगर मैनेजमेंट भी पूछा कि तू 3,000 क्यों लगाया, तो आप जस्टिफाई कर सकते थे। जस्टिफाई कर सकते जी। दोबारा मेरे को अगर जाना पड़ेगा, फिर से काम कंप्लीट नहीं किया तो आपका फ्लाइट का लगेगा, ट्रेन का भाड़ा फर्स्ट क्लास का लगेगा, तो ये सब चीज लगेगा। या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फिर यहाँ से फिर मस्कट का सफर कैसे शुरू हुआ, मतलब आप फॉरेन कैसे गए? मस्कट अप्लाई किए, वहां से आया, मेरे को फोन किया, इंटरव्यू लिया, फिर मैं, बहुत लोग बोला मिडल ईस्ट में मत जाओ, वो बॉम्बे में काफी लोग बोलते थे कि अरे यहीं तू बहुत अच्छा कर रहा है, पिक पर तू छोड़ रहा है, पिक टाइम पे इतना ऊपर। मैंने बोला कि जब मैं कलकत्ता नहीं रहता हूँ और बिहार नहीं रहता हूँ, मेरे फादर, तो वहां से 2 घंटा बॉम्बे,
2 घंटा यहाँ से मस्कट, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुंबई मैं रहूं चाहे मस्कट रहूं एक ही बात है, अगर अपने अगर मैं गांव, अपने नेटिव स्टेट में हाँ, नहीं रहता। जब अपने गांव भटौना में नहीं रहा, तो मैं मस्कट में रहा या बॉम्बे में रहा, क्या फर्क पड़ता है डजंट हमारे लिए। मैटर। हाँ। फिर मस्कट गए, वहां भी मैंने काम किया, और वहां से भी काम करके फिर मैं दुबई निकल गया। और बच्चे मेरे पढ़ते थे मस्कट में। फिर वहां से दुबई गया, दुबई में बच्चे थे, और दुबई में भी मैं जाके जो काम किया, वहां भी मैं काफी मिडिल ईस्ट वगैरह में काम किया। और मैं रिलेशनशिप सब कस्टमर से रखता था, चाहे वो मस्कट हो, दुबई हो। फिर मैं वहां से ऑस्ट्रेलिया निकला, वहीं पे अप्लाई किया मस्कट में। मैं, मेरे एक भागलपुर की एक फैमिली थी, टीचर थे वो लोग, बिहार के ही थे, तो उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर रहा था। तो हमें आइडिया दिया कि आप भी अप्लाई करो, तो मैं अप्लाई कर दिया, मुझे जाने का मन भी था ऑस्ट्रेलिया। प्रोडक्ट देख रहे थे, और फिर चले आए। ओके। और ये रिलेशनशिप की जो आपने बात कही, मैं मैं चाहूंगा कि आप वो किस्सा भी शेयर करें कि हाउ रिलेशनशिप बिल्डिंग मैटर्स, कि आप अपने जॉब पर हो या फिर जॉब के कलीग्स के साथ हो या फिर किसी भी पर्सनल लेवल पे भी, जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, एंड ऑफ द डे इट हेल्प्स यू इन ग्रोइंग जी, इन योर करियर और देखिए ऐसा लाइफ है के अलग अलग एस्पेक्ट में। तो रिलेशनशिप का आप सर कितना महत्व देते हैं, और वो कैसे आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया, आपके ऑस्ट्रेलिया जाने में, वहां पर जॉब ढूंढने में कंट्रीब्यूट किया? प्लीज मेरे दर्शकों को बताएं सर। कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ रिलेशनशिप कैसे मैटर होता है। हम्म। हम जब कलकत्ता न्यूले ज्वाइन किए 94 में, हम्म। जब आए, तो वहाँ एक गौतम घोष बोल के एक मैनेजर थे। जी सर। और वो मेरे आने के 2 महीना बाद छोड़ के चले गए, और एक कंपनी दूसरे कंपटीटर में दिल्ली में रहने लगे। लेकिन मैं जब दिल्ली भी कभी जाता था, तो उनका फोन नंबर ढूंढ के मैं जरूर एक बार बात करता था। ठीक है, वो दूसरे कंपनी में थे, कॉन्टेक्ट रखता था। बाद में मैं मस्कट में था, तो सुना कि वो दुबई में है, तभी भी हमारी बात होती थी, मिला एक बार। और जब दुबई में थे, तो हमने उनको, जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो बोला कि यार मैं तो जा रहा हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया। तो उसने बोला, अरे मनोज, मेरा एक वहां पर जान पहचान का है कंपनी, इकोटेक बहुत बड़ी कंपनी है, हम्म। उसका ओनर हमको हमारे कंपनी मिला था, हमको जर्मनी में या कहीं। तो मैं उसका एड्रेस देता हूँ और उसको चिट्ठी लिख देता हूँ, आपको देखो वहां ट्राई करो। तो उसने एक चिट्ठी लिखा उसके ओनर को, और वो लोग हमको फिर रिफर किए कि भाई तुम जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचो तो हमारे साथ इंटरव्यू दो। और मैं इकोटेक में इंटरव्यू दिया, वो टेक्निकली मेरा इंटरव्यू चेक किए, और फिर उसके बाद हमको जॉब मिल गया। ऑस्ट्रेलिया में, राइट। हाँ। तो ये रिलेशनशिप तो मैटर करता है कि जी वो जी। आदमी मेरे को रिफर किया, ठीक है, हम्म। आपको रिफर किया, आपको तो उसके कारण आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल गया ना, जी, करेक्ट करेक्ट, एक अपॉर्चुनिटी तो मिली उसी के थ्रू। अपॉर्चुनिटी जी। मिली, आपको अपनी क्वालिटी के तो वो बहुत, इसीलिए अब आप सोचो। और वो ऐसा आदमी था जिसको सबसे पटता भी नहीं था, लेकिन मैं उनसे मैनेज, रेस्पेक्टफुल रहता था और मैनेज करके रहता था। मेरे जिंदगी में relationship is always helped me, and I always try to keep the relationship with the people, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पॉलिटिकली हो। ये एक बहुत आज के समय में एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि रिलेशनशिप पे अब बस हम अपने में इतने घुल गए हैं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं। बट दिस इज हाउ इट हेल्प्स इफ यू वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग का स्किल आपको डेफिनेटली आपके करियर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, और सर के जीवन से आप सीख भी सकते हैं। ब्यूटीफुल। फिर सर ऑस्ट्रेलिया में आपकी जर्नी कैसी रही? मैं आप अभी तक आपके करियर ग्रोथ से ही पूछूंगा कि वहां पर फिर आपने अपना पाँव कैसे जमाया, कैसे अपने आप को प्रूव किया? देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो मैं गया, तो मेरे को फिर, जब मैं सेल्स का जॉब के लिए गया, तो वहाँ पहले जो वहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि बट योर एक्सेंट इज नॉट गुड एंड ऑल। मैं बोला सेल्स में तेरे को क्या चाहिए, ये है, ये है, वो कस्टमर, तो मैं दुबई में बेचता था, तो आपके मशीन को बेचने में क्या दिक्कत है। बट बोला, बट योर एक्सेंट इज नॉट गुड, ये वो बड़ी बड़ी बातें बोला। बोला ठीक है। ही तब वॉज एन बोलता है, इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के वहां के लोग थे, ऑस्ट्रेलियन थे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का भी। वो अच्छा। बोला हमारा आप एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट नहीं। हम्म। तो मैं बोला कि आपको एक्सेंट से कितना, सेल्स में एक्सेंट से क्या लेना देना है, तो नो ये हो। फिर वो बोला मेरे पास टेक्निकल सपोर्ट का वैकेंसी है, हम्म। मशीन को सर्विस करने का। तो मैं बहुत दिन से सर्विस नहीं किया था, लेकिन मैं बोला यस, मेरे पास वो भी एक्सपर्टीज है।
हम्म, तो वो बोला कि बट वो तो मैं नहीं देख सकता, आपको हमारा टेक्निकल लोग चेक करें। तो हम्म। उसने 2 दिन का रख दिया टाइमिंग कि हम मशीन को ठीक करेंगे, और वो लोग उनका जो टेक्निकल पीपल है वो चेक करेगा। और बेसिकली फिर आपका टेस्ट लेना चाह रहा था कि हाउ हाँ, आर यू एट मशीन सर्विसिंग द मशीन पे। मशीन। हाँ, तो मैं मशीन पे 2 दिन का टेस्ट दिया। मैंने आई वॉज इनफ कि उन लोगों का भी रेस्पेक्ट विन किया, मैं अपनी नॉलेज से, और मैंने कोशिश किया कि कैसे मतलब, क्योंकि वहां आप बनाते उससे ज्यादा आपको वो जो देखने वाले थे उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं। हम्म। तो मैं दोनों चीज पे ध्यान रखा कि उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, उनको इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। वो बता रहे कि मैं वो मशीन में ऐसा है, तो मैंने बोला और मैं जो देख के आया हूँ उसमें ऐसा होता था, ये चीज ऐसा था। तो उसको लगा ना कि हाँ भाई इसको थोड़ा नॉलेज नॉलेज है है, इस हाँ, काम किया होगा जी। मैटर मिले तो अंदर डीप में घुसो, कि आपको बताया कि हाँ इस चीज की इसको नॉलेज है। भले हम्म, ही उसको ना भी हो, लेकिन वो देखेगा ना कि हाँ इसको है नॉलेज, तो हम्म। बोलेगा ठीक है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया। और 2 दिन के बाद जब जनरल मैनेजर के पास मैंने गया, तो बोला कि दे हैव गिवन वेरी गुड रिकमेंडेशन फॉर यू। ओके। और यहाँ पर सर आपके इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में एक पॉइंट हाईलाइट भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो कि जिस तरह सर को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला कि इस इशू को सॉल्व करना है, इंस्टॉल करके दिखाओ या सर्विस करके दिखाओ, जो भी। तो एक है कि अगर आपको पहले से आंसर आता है देन वेल एंड गुड, आपके पास आंसर है, आपने बता दिया पूरा प्रोसेस। एक है कि अगर आपको कंप्लीट आंसर नहीं भी आता है, देन ऑल्सो आपका जो नॉलेज बेस है उसके बदौलत आप कितने तरीके से उसको ट्राई करते हैं, अप्रोच करते हैं सॉल्यूशन की ओर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्रोच आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। दैट शोज कि एटलीस्ट आप में पहली बात की अ, उससे सॉल्व करने की इच्छा है, आप नॉलेज काम है। को। जी, जी। नहीं, हमको पूछा तो हमने उनको जाके उनके जो सुपरवाइजर थे उसको बताया कि देखो भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, मैंने ये किया है, यहाँ पावर नहीं आ रही है, यहाँ तो हमने ये चेक किया, ये चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ पर तो ये। तो मैंने लॉजिकल फ्लो जो होता है ना टेस्टिंग का, जी। और टेक्निकल कहाँ तक क्या है, वो 2 चीज उनको हमने ट्राई किया बताने के लिए कि ये अब रिपेयर नहीं हो रहा है, मशीन नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमने ये चीज चेक किया है। हम्म, तो लॉजिकल उसको समझ में आया ना कि ये लॉजिकल चेक कर रहा है, इस टेक्निकली इसकी जो करने का तरीका है, ये राइट ऑन दैट। तो हम्म। ये भी होता है ना दिस शोज कि आपका यू हैव दैट एप्टीट्यूड टू सॉल्व दैट इशू। एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप में क्षमता है, दूसरा कि नॉलेज बेस है, जितना आपने पहले काम किया है उसको भी आप पुटअप करो, शो करो कि मैंने ये काम किया है, ये चीजें मैंने, जैसे सर ने अपने केस में बताया कि मैंने ये चीजें चेक करी है। इससे पता चलता है कि हाँ, इसे मशीन की या फिर उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है। सो दिस इज हाउ यू प्रूव टू समबडी कि यू आर अ गुड पर्सन टू पिक फॉर दैट जॉब। ऑनेस्टली करो, ऑनेस्टली करो। ज्यादा ना समझ में आए तो थापालॉजी वगैरह मारने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग जानते कम है सो ज्यादा करते हैं, वो भी हाँ ठीक नहीं है जहाँ जी, पर टेक्निकल चीज की बात है, क्योंकि वो जी, फैक्ट पे होता है। जी, वो फैक्ट तो है। ये सब चीज था। हालांकि बाद में पता चला कि वो मशीन उसने करीब 4 महीने से रखा था, खुद उससे रिपेयर नहीं हुआ था, वही मेरे को दे दिया था टेस्ट में। तो ठीक है, वो तो होते रहते ठीक है, वो तो हैं। पार्ट ऑफ। एंड था कि हमें जॉब मिला। और जब जॉब मिला तो बोला कि मैं आपको सर्विस टेक्नीशियन का जॉब दूंगा। दिस तो इंटरेस्टिंग। मैं बोला कि भाई हम तो प्रोफेशनल इंजीनियर का आपका अप्रूवल लिया है, यहाँ आने के लिए मेरी स्किल असेसमेंट हुई है। तो मैं तो कोई भी जॉब नहीं ज्वाइन करूंगा लेस देन इंजीनियर, बिकॉज अगर मैं करूंगा तो मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे को तो रोटी चाहिए। बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जो है हमको दिया है, उसका डिसरेस्पेक्ट होगा। तो ये बात उसको बहुत लग गया। कहा नो नो, आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्क विल बी ऑफ रिपेयरिंग वगैरह का, हम ऑस्ट्रेलिया में उसको टेक्नीशियन ही बोलते हैं। लेकिन तुमको हम इंजीनियर का पोजीशन देंगे और इंजीनियर का स्टार्टिंग सैलरी भी देंगे। ओके। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। जी। फिर मैं 6 महीना बाद इतना लगा उस कंपनी का कनेक्शन एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाने, ताकि वो लोग देखा कि नहीं ये तो सेल्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिर हमको सेल्स में डाल दिया। हम्म, सेल्स में डाल दिया।
तो तो सर अब कैसे छोटे, कैसे आपने सेल्स में अच्छा किया है? थे तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड आपका टेक्निकल था, भले आपने सेल्स में काम दुबई में भी करा हुआ था, बट ऑस्ट्रेलिया में फिर आपने कैसे पिच किया, या फिर कैसे आपने सोचा कि सेल्स में ग्रो करें? व्हाट ऑल थिंग्स हेल्प यू? किस किस चीज की हमारे मदद मिली आपको, पुराने हमारे कनेक्शंस के या हमारे कॉन्टेक्ट्स जो मिडल ईस्ट को, फिर आ गया रिलेशनशिप पे। फिर रिलेशनशिप आ गया? जी। हमने जो भी कंपनी मेरे जान पहचान के थे उनसे कांटेक्ट किया कि आप लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट को क्यों नहीं प्रमोट करता है उसके कंपेटिट, और दुबई में हम जिस कंपनी में जॉब करते थे हम्म। उसको मैंने एजेंसी दे दी इसकी, प्रोडक्ट की। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कॉन्टेक्ट से एस्टेब्लिश किया, क्विक टाइम में एक ऑर्डर आ गया कंपनी को। तो कंपनी देखने लगा ना कि ये सर्विस इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में है, हम्म। ऑस्ट्रेलिया में मशीन का रिपेयरिंग करता है, सामान दुबई में बेच दिया। तो हम्म। मतलब वो भी इंजीनियरिंग के सामान, तो इस बंदे का ये सामान सब तो बेच नहीं सकता। और मैं क्या करता था उसके बाद, वो जो सब आता था, जो मैं ईमेल कम्युनिकेट करता था, तो ईमेल का जो इम्पोर्टेंट ईमेल सब जो होता था, जो हम्म। कस्टमर का रिप्लाई आ रहा है, ओके सेंड मी टेक्निकली दिस क्लैरिफिकेशन, तो वो मैं यहाँ के एक्सपोर्ट हेड और जनरल मैनेजर को भी उसमें बीसीसी और सीसीसी करता था। तो वो लोग भी हमारा देखता था कोई कोई चीज की, देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब चीज करके मैंने काफी अर्न की। थोड़ा बहुत होता है ना, जिसको इंडिया की भाषा में लोग बोलते हैं चमचागिरी करना, बट वो चमचागिरी नहीं था। हम्म। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट तक खबर हम्म। जाना चाहिए, जब तभी तक ना दिखाओगे आपको। नहीं तब तक क्या करें? करेक्ट। आपके सर मैं एक देख रहा हूँ कि आपके जर्नी से बहुत कुछ सीखने को है, स्पेशली टेक्निकल पीपल को। यू कैन, जब तक आप अपना काम दिखाओगे नहीं, हर एक स्टेप पर कुछ लर्निंग है। And मैं चाहता हूँ कि मेरे श्रोता जो अभी नई कंपनी ज्वाइन किए, या फिर वो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट फील्ड में है, वो इन सब बातों पर ध्यान दें कि डूइंग एक्स्ट्रा फ्रॉम व्हाट यू आर मेंट फॉर। सर का काम, ही वॉज एन इंजीनियर, उनका काम भले अपने फील्ड का कुछ और था, बट ये सेल्स में पिच कर रहे हैं। सी जस्ट अगर कोई ग्रो करता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है। लेट्स ट्राई टू डिकोड दैट स्टोरी, कि अगर किसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करी है तो वो स्टोरी क्या है, उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स उन्होंने किया है, उस पर ध्यान दें। कि सर थे इंजीनियर, ये सेल्स का पिच करे, वो भी सेल्स का ऐसा नहीं जहां पर कंपनी ने इनको असाइन किया, ये अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए दुबई की कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। जो इनके प्रायर कंपनीज में जो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुए, उस कॉन्टैक्ट के थ्रू ये दुबई की कंपनीज को कॉन्टैक्ट किए, और वो क्लाइंट बेस ऑस्ट्रेलिया में जिस कंपनी के लिए ये काम कर रहे थे उनको क्लाइंट बना कर दिया, कस्टमर बना कर दिया। सो जब ऐसा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे, आप अपनी कंपनी के लिए एक स्टेप, क्या मल्टीपल स्टेप्स बढ़ के, जिस तरह से सर ने किया, तो डेफिनेटली आप आपका ग्रोथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। जी सर, आप कुछ ऐड मैंने करना चाहते हैं? कंपनी के लिए मिडल ईस्ट में पहला ऑर्डर लिया। पहले मैं क्या मिडिल था, ईस्ट से। ओके। यस, इस कंपनी को दो कंपनी थे ये, एक था इकोटेक और दूसरा मॉनिटर यूरोप। तो मॉनिटर यूरोप को यूरोप अमेरिका वगैरह का एरिया था, इसको मिडिल ईस्ट इंडिया ये सब कंटिनेंट ये सब एरिया था। हम्म। नहीं, ये सब एरिया इनके पास नहीं था, वो किसी और के पास था, तो इनका कोई बेस ही नहीं था। तो ये बेस बनाना चाहते थे, और जब मैं गया तो इनको मिडल, मैं सर्विस इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में था, और मिडल ईस्ट का पहला ऑर्डर इनको मैंने दुबई से दिलवा दिया, हम वाह। अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। वो जी जी डिस्ट्रीब्यूटर मैंने अपॉइंट किया। जी। तो इन्होंने देखा ना कि भाई जो काम ये तो ऐसे ही कर दिया, तो फिर मैं, मेरे जो एक और मैनेजर आया सेल्स का, उसने मेरा पूरा इंटरव्यू लेके और मेरे को फिर बोला कि एक मैनेजर के अंडर में लगा दिया कि भाई तुम ये काम करो और उसके अंडर में तुम ये एरिया देखो। तो फिर मैंने किया, और मैं एक साल के अंदर कुछ तो, जितना आप देखो इंडिया में, श्रीलंका में इनका, दुबई में, कतर में, सऊदी अरबिया में, कुवैत में, इजिप्ट में, ऐसे सब मैं हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया। तो ये तो देख के हिल गए। और जब क्या हुआ कि एक साल बाद डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग हुआ, एक साल नहीं, 7-8 महीना बाद बैंकॉक में डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग हुआ। तो उधर से 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर लोग आए और सब बोलते हैं, हेलो आई एम फ्रॉम दिस कंट्री दिस कंपनी एंड थैंक्स टू मनोज कुमार, ही हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ योर कंपनी। अब सबसे ज्यादा मेरे लोग आए थे, ओनर था, फाउंडर था, सब था। तो देख के एक नई चीज होता है ना कि भाई ये लड़के ने तो सब कुछ कर रहा है और अभी भी ये इंजीनियर है। तो इंजीनियर।
उसमें बहुत हमने माइलेज बहुत मारा काफी ये सब काम करके। Beautiful. तो होता है। आप सोचो कि जहां पर इनका कोई इंडिया में इनका हम आए तो एक स्टेशन हैदराबाद में बेचे थे, वो भी चल रहा था नहीं। उसको मैंने यूज करके जब ये कंपनी 2018 में मैंने छोड़ा तो करीब इंडिया में 200 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन मैंने बेच दिया था, पोल्यूशन जहां कंट्रोल पर बोर्ड जीरो प्रेजेंस था 100। वहां हाँ, पर आपने 200 200। एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस हाँ, बेचे। ब्यूटीफुल, कमेंडेबल। इंडिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिस्ट्री में 2017 में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मतलब गवर्नमेंट का इंडिया में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा ऑर्डर लेने वाला मनोज कुमार था। वाह, तो ब्यूटीफुल। ये सब ईरान में पूरा खत्म कर दिया कंपेटिटर को, मिडल ईस्ट में कंपेटिटर को खत्म कर दिया। हमारा कंपेटिटर ने मिडल ईस्ट में एक बार मिला तो पहले मैं उसका प्रोडक्ट देखता था तो जानता था दुबई में। मेरे को बोला कि व्हाट इज योर एक्सेप्टेबिलिटी इन दिस एरिया, मतलब उसका कहने का मतलब था कि कितने लोग आप एक्सेप्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट को, ऐसा कहने का आप मतलब सर था। तो मेरे दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या था। एक बार कंपनी का नाम भी रिपीट कर दें, कंपनी का प्रोडक्ट क्या था, और उसके बाद ये स्टोरी बताएं जी सर। इकोटेक और कंपनी का था नाम इकोटेक ऑस्ट्रेलिया, और उसका प्रोडक्ट था एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बनाते थे। तो जो एम्बियंट एयर में जितने भी पोल्यूशन है जी ये दिखते नहीं है तो इनकी मॉनिटरिंग करती है, शरीर को क्लाइमेट को सबको इफेक्ट करते हैं तो वो मॉनिटरिंग करती जी। तो आप उस कंपनी के लिए काम करते थे और मिडिल ईस्ट में आप इसके कस्टमर्स बिल्ड कर रहे थे। है। जी हाँ, तो हाँ मिडिल तो ईस्ट, इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। तो मैंने मिडिल ईस्ट में उनको मैंने ईरान में तो खत्म कर दिया, मिडिल ईस्ट में मिला तो मेरे को पूछता है, वो थोड़ा गुस्सा आ गया था शुरू में मेरे को मिला तो पूछता है कि तेरे कंपनी की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, बिकॉज ये कंपटीटर था उसका। हम्म, तो मैं बोला कि भाई एक बात जान ले, मेरे को पता नहीं क्या एक्सेप्टेबिलिटी है लेकिन एक बात जान ले कि तूने इतना बेचा है ना, हम्म, यू हैव टू मेनी इंस्टॉलेशन, तो डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू मेनी कमिटमेंट्स। मेरा बिका ही नहीं है तो मेरे पर कोई कंप्लेन नहीं है, उसका टू मेनी इंस्टॉलेशन था तो टू मेनी कमिटमेंट थे, टू मेनी कंप्लेन्स भी तो थे। हम्म, हमारा तो कोई कंप्लेन था नहीं। अब हम्म, मैं उसको बोला दिस इज माय प्लस पॉइंट। फिर 2 साल बाद मिला तो देखा कि मैं पूरे एरिया में करीब 100-200 मशीन बेच चुका हूँ स्टेशन। तो हम्म, फिर ऐसे ही होते हैं ना कि हम्म, हमारा पॉजिटिव चीज क्या है। मैं लोगों को जाके बोलता था हमारी कंपनी छोटी कंपनी, हमारे हमने आइडिया चेंज कर दिया था बेचने का। हम्म, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जाते थे, आप मिस्टर मनोज से ऑस्ट्रेलिया में बात करो, तो हम्म, कस्टमर को कॉन्फिडेंस बनता था कि देखो ऑस्ट्रेलिया से कंपनी हमसे सीधा बात कर रही है, और आप उनका टेक्निकल जो प्रॉब्लम है फटाक करके मैं फोन पे क्लियर कर देता था। तो मेरा जो टेक्निकल चीज का फायदा था ना, मैं टेक्निकली था, तो हम्म, वो सेल्स में हम बिल्ड उससे सेल्स कर लेते थे। जो हम्म। सीधा सेल्समैन है वो नहीं मतलब कर से सकता। एज अ सेल्स पर्सन नॉर्मली जो बस सेल्स के लिए ट्रेंड है, उसके बनिस्पत आपको एक एडवांटेज भी मिल जाता था क्योंकि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड था। हाँ, सो और इसको आप भरपूर यूज करते थे अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। कस्टमर जब आपको कांटेक्ट करना चाहते थे तो पहली बात की आपकी अवेलेबिलिटी अच्छी रहती थी, और दूसरी बात की आप अपने टेक्निकल स्किल को यूज करके अदर कंपनी के सेल्समैन से आपको एडवांटेज मिल जाता था। या ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी या। हाँ। कोई कंपटीटर आया और बोला कि अरे उसके अंदर इंटरनल पंप है। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर टेंशन में आ गया कि मनोज ये प्रोजेक्ट और नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपटीटर के पास इंटरनल पंप है, हमारे पास इंटरनल पंप नहीं है। मैं बोला कस्टमर को फोन लगाइए, कस्टमर को फोन लग गया। मैं बोला सर इंटरनल पंप की कैपेसिटी कम होती है, वो कम कैपेसिटी होगा तो फ्लो कम होगा तो आपका अच्छा रिजल्ट लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, आपकी आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम रहेगी। और जहां पर पंप ज्यादा सक्शन करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंप रहेगा, तो आपका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छा होगा, उसका वैक्यूम भी अच्छा बनेगा। ऑप्टिकल जो सिस्टम होते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर वैक्यूम होते हैं, वो ज्यादा बिल्डअप होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए स्टेबल रिजल्ट होगा। मैं टेक्निकली भी उसको मतलब प्रूव कर देता था। करता था, समझाता हाँ, था। समझा था। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत कुछ सर। तो उसमें आई टिकते एम नहीं लविंग थे दिस बहुत पॉडकास्ट, नौजवान। आई एम लविंग दिस डिस्कशन, क्योंकि हर एक स्टेप स्टेप पर मेरे लिए भी बहुत कुछ लर्निंग के लिए है। और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक भी हर एक पॉइंट को सुने, समझें, उसके से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।
कि आप जब एक्स्ट्रा स्टेप करते हो और हर एक चीज में अगर आप देखें तो सर ने हर एक फील्ड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया, और उसके पीछे ये स्टोरीज है कि इन्होंने और अपने जो कोलीग्स थे उनसे हट कर काम भी किया, उनसे 4 स्टेप आगे बढ़कर कस्टमर का भी सपोर्ट किया, कंपनी के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट किया, एक्स्ट्रा समय दिया, कस्टमर्स को कन्विंस किया, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद सेल्स में भी पिच किया। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। जब आप कंपनी के ग्रोथ में आपकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी तो कंपनी भी आपके ग्रोथ के लिए मेहनत करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। सो या लवली सर, आई एम लविंग दिस। और कुछ सर आप कुछ नॉलेज और शेयर करना चाहें इस जिस। कंपनी में और भी मैंने किया। और सर जैसा आपने बताया कि आपने उस कंपनी का मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस नहीं था, इकोटेक का, और आपने ईरान, सीरिया, डोमाइका, इराक, कजाकिस्तान, टर्की, ये सारे जो मिडिल ईस्ट के बड़े कंट्री थे, आपने इस सारे जगह अपने कॉम्पिटिटर्स को वाइप ऑफ कर दिया। यस। और मैं एक शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। जैसे वो हमारा जो सेल्स पर्सन था जिसने पहली बार बोला कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैं सेल्स नहीं कर सकता, जी so he was also the business head for one area and I was also business head for one area. ओके, एक टाइम में हम दोनों, ओके। एंड माय एरिया वाज फ्लोरिशिंग, फ्लोर कर रहा था, और उसका एरिया जस्ट डाउन जा रहा था। तो डिमिनिश। हम दोनों को, मैं बोला भी कि आपने बोला था, यू टोल्ड मी कि हमारा अंग्रेजी अच्छा नहीं है, हम फिर भी तो दूसरे कंट्री में बेचते थे ना, तो जी कजाकिस्तान के आदमी को तो अंग्रेजी में ही बात करेंगे ना, जी 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 जी। हम ईरान में अंग्रेजी में ही बात करेंगे, हम सीरिया में अंग्रेजी में बात करेंगे, तो ऐसा कैसे है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं बेच सकते थे और वहां बेच दिए? तो हम्म, उसको हमें तो और डिफिकल्टी होती थी, अलग अलग जी। एक्सेंट में बात करना, लोग बात करते थे, समझना होता था। हम्म। तो मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को कि कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम हर जगह जाते हैं और हर जगह के लोगों से मिलते हैं, उनसे हम बात करते थे, तो कम्युनिकेशन का को, जरूरी है। सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर, कम्युनिकेशन को बस इंग्लिश से मिस इंटरप्रेट नहीं करें। कम्युनिकेशन का मतलब मात्र अंग्रेजी भाषा नहीं है। कम्युनिकेशन में आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी आती है, आपकी कन्विंसिंग स्किल भी आती है। लैंग्वेज इज जस्ट वन पार्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, राइट सर? आप ऐड करें सर। हाँ, और कंटेंट जो यूज करते हैं वो कितना आग लगाने वाला है, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करने वाला, आग लगाने इन द पॉजिटिव सेंस, या करेक्ट? इन्फ्लुएंस, हाँ। या। कम बोलो लेकिन इन्फ्लुएंशियली बोलो। अब आप बताइए कि मैं जैसे, और हम रिलेट करते थे, जैसे हम यहाँ से पाकिस्तान फोन किए, तो मैं साफ बोलता था पाकिस्तान में मैं अंग्रेजी नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो हिंदी पसंद करते हैं, मतलब उर्दू पसंद करते हैं या पंजाबी। तो मैं सीधा फोन करता, अच्छा कहीं जहां भी जहीर भाई या जो भी है, मैं इकोटेक ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर सकता? तो वो बोलते थे हाँ हाँ बात कीजिए हिंदी में, कोई बात नहीं। और मैं उनसे बात करता था। तो फिर हम बांग्लादेश में बात कर रहे हैं तो हम बांग्ला में बात करते थे, हमें बांग्ला आती है, कलकत्ता में रहे हैं। तो मेरा क्या नहीं, इंडिया में भी मैं हिंदी में ही बात कर, लगभग साउथ इंडिया से नॉर्थ के जितने कस्टमर थे, भले ही वो अंग्रेजी खींच कर काटते थे, मैं हिंदी में बात करता था ऑस्ट्रेलिया से, बिकॉज ओनली साउथ में मैं इंग्लिश में बात करता था। तो मेरा ये था कि जो जिस लैंग्वेज में है वहां तक जाए। यही बात मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, जब जाता हूँ मैं लेक्चर लेने, तो पूछता हूँ कम्युनिकेशन पर कि व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैं बताया था आपको भी शायद कि मैं जब एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो मेरा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, मैं ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन हूँ, और मैं जब जाता हूँ मेरे को ओसीआई भी है। पासपोर्ट कंट्रोल में तो मैं कौन सी लैंग्वेज में बात करूँ? तो बहुत लोग बोलता है अंग्रेजी में ये। फिर मैं बोलता हूँ कि क्यों, पासपोर्ट कंट्रोल वाले को हिंदी आती है, आपको हिंदी में बात करना चाहिए, अगर हिंदी में करेंगे तो आप उसके हार्ट तक पहुंच सकते हैं। अंग्रेजी में दूसरे लैंग्वेज में बात करके हार्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट किसी आदमी के हार्ट तक पहुंचने के लिए उसके मदर टंग में बात करना जरूरी है, या तभी उसके बात आस बात। तभी बात दिल तक उतरती है, करेक्ट, वेरी ट्रू। सर एक प्रोजेक्ट आपने जो CWG वाले वाला जो प्रोजेक्ट आपने लिया था, आई थिंक दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल से, वो प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला, और क्या डिफिकल्टीज थी, वो एक स्पेसिफिक स्टोरी बताएं सर प्लीज। हाँ, वो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो मैंने उसमें क्या होता था कि हम पहले बहुत प्राइस में ऊपर चले जाते थे,
जी। और हम इंडिया में तो है कि हर प्राइस को नीचे लाना है, हम्म। मतलब गवर्नमेंट का टेंडर या जो भी है वो आपको लो प्राइस में ही मिलेगा, अपर प्राइस में नहीं मिलेगा। तो हमने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि कंपनी क्या करती थी कि सब प्रोडक्ट हम ऑस्ट्रेलिया मंगाते थे, फिर ऑस्ट्रेलिया से उसको हम जो हम सोर्स करते थे दूसरे कंपनियों से, फिर सबको एक जगह लेके हम इंडिया में भेजे। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं क्या करूंगा कि जो अमेरिका से जो पार्टिकुलेट मॉनिटर आता है सीधा इंडिया सबको, एलसी एक कंपनी के नाम से खोलो लेकिन डिलीवरी एक डिफरेंट पॉइंट से करेंगे, वो थी टेक्निकली। और हम्म। सब जगह से मैं दिल्ली में भिजवाया। और जो हम्म। सिस्टम इंटीग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में करते थे वो सिस्टम इंटीग्रेशन में इंडिया के इंजीनियर से करवाया, एक इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से भेज दिया जो उसका फाइनल लुकअप दे दिया कंपनी का। जी। और बाकी इंडियन के बच्चे, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर के बच्चे लोग सब किए। और टाइम भी कम था, तो उतना कम टाइम में, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया में बनता इंडिया में जाता, मैंने वहीं पे पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह करके, तो हमारी प्राइस कम थी जब हम कोट किए। तो हम्म। ये सब उस हिसाब से किए कि सामान, अब देखो फ्रेट कॉस्ट बढ़ता है कि नहीं, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आएगा सामान, हम्म। फिर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाएगा, उससे सस्ता अमेरिका से सीधा इंडिया चला जाएगा। तो मैंने फ्रेट कॉस्ट कम कराई, मैंने इंजीनियरिंग रिपेयर कॉस्ट कम कर, अब ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग को सिस्टम इंटीग्रेशन करने का मैन पावर कॉस्ट ज्यादा है, इंडिया में सस्ता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो हम्म। ये सब करके मैंने कॉस्ट मिनिमाइज करके, और कॉमनवेल्थ गेम 2010 का जो प्रोजेक्ट था उस मैंने ले लिया। और दिल्ली में 4 जगह हम लोगों ने सिस्टम लगा के, ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम हम प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और हमारी सिस्टम ने एयर पोल्यूशन का मॉनिटरिंग किया। दिस वाज ए गुड प्रोडक्ट। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने वेबसाइट में लिखा हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, हम लोगों ने काफी प्रमोट किया। फिर क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट से मेरे को यही नहीं इंडिया में, अलग अलग जगह पर अराउंड द वर्ल्ड, अलग अलग कॉमनवेल्थ कंट्री में भी एज मिला कि भाई ये कॉमनवेल्थ में भी कर चुका है। तो प्रमोट, आपने अपने सिस्टम को रिफर कैसे करते हैं दूसरे जगह, ये भी इम्पोर्टेंट चीज। फ्यूचरिस्टिक भी कैसे हैं, मतलब है इस प्रोजेक्ट में हो सकता है कि मुझे कम मुनाफा हो या फिर, लेकिन अगर फ्यूचर बेनिफिट्स है तो उसको देखते हुए आपने ये स्टेप लिया कि ठीक है, ये किसी भी कीमत पे ही CWG दिल्ली का ये प्रोजेक्ट लेना जरूरी था आपके लिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हमारे कैन मेनी कंपटीटर भी लैंग्वेजेस। हमें फॉलो करने लगे, हम आइडिया लगाते थे 2 साल निकाले, फिर कंपटीटर हम हमें फॉलो करने लगे, तब तक मैं फिर तीसरा निकालेगा। ये तो लाइफ में चलता रहता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आई एम लविंग दिस सर, हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ सीखने को है। एंड यही हमारा उद्देश्य भी रहता है कि इस इंटरव्यू के दौरान कि आप स्टोरीज को डिटेल में सुने, और आपके लिए जो काम आए, इन इतने एक्सपीरियंस लोगों को हम इसलिए भी इनवाइट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि इनके जीवन से आप जो जो पॉइंट सीख सकें और अपने जीवन में उतारें, अपने करियर में उतारें उसको। और तब आप देखें कि आप, जरूरी नहीं है कि जो सामने वाले ने गलती किया वो गलती रिपीट करके ही हम सीखें। उनकी गलती से सीख लीजिए और आप उस गलती को अवॉइड कीजिए, और आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए। यही हमारा उद्देश्य रहता है जी सर। इसके बाद मैं आना चाहूंगा आपके पहले तो आप अपने की टेक अवेज बताएं सर। वैसे तो आपने स्टोरी के माध्यम से बताया, बट अगर बुलेट पॉइंट्स में मैं आपसे पूछूं कि आपका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हर फील्ड में, चाहे आपने जो पहली कंपनी आपकी न्यूजीलैंड थी उसमें हो, या फिर दुबई में जब आप थे, जब आपने ऑस्ट्रेलिया की ये इकोटेक कंपनी ज्वाइन की, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि आपने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया। देखिए जब हम, इसका अगर मैं की टेक अवेज बताऊं कि या फिर की पॉइंटर्स आपसे पूछूं कि क्या थे आपके मैक्सिमम कॉम्पिटिटर, आपने मिडिल ईस्ट में अपने कॉम्पिटिटर को वाइप ऑफ कर दिया कंप्लीटली, तो ये सारी चीजें बताती है कि आप यू वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर जॉब। तो क्या थे वो की कंट्रीब्यूटर सर, मैं चाहूंगा कि एक बार आप वो रिपीट कर दे पॉइंटर्स में। देखो पहला तो है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थे, सिर्फ दिमाग लगाते थे और हिम्मत था मेरे पास। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होता है कि हम्म। हमें क्या करना है ये आपको पता रहना चाहिए, और उस पर काम करना चाहिए। तो अब मैं टेक अवे में ये बता रहा हूँ कि पहले तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया में आया था तो उस समय, मतलब ये भी हम शेयर करना चाहेंगे जी। कि हम लोगों के डार्क स्किन वाले को इंटरनेशनल बिजनेस में इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन नहीं मिलती थी। हम्म। हमने यहाँ आके एक डार्क स्किन, बिहार का एक्सेंट, इंडिया का एक्सेंट नहीं, बिहार के गांव का एक्सेंट लेके इंटरनेशनल मार्केट में 3 3 कंटिनेंट के 36 कंट्री के बिजनेस हेड थे हम। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ऑस्ट्रेलियन कंपनी के।
तो मैनेज करना, तो टेक अवे यही है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए कस्टमर से, और कहीं भी जाइए तो आप भूलिए नहीं। जैसे मैं उसके बाद दूसरे कंपनी में भी आया, तो मेरा जो दुबई का डिस्ट्रीब्यूटर है, श्रीलंका का है, कजाकिस्तान का है, उसको यहाँ जोड़ दिए। हम जो कंपनी दूसरे कंपनी में गए, भाई तू ये भी प्रोडक्ट वहां बेच, तो हम दोनों तो एक दूसरे को जान रहे हैं उनको, तो हमें टेस्ट करने का ये सब जरूरत नहीं है। तो रिलेशनशिप हमेशा रहता है। दूसरा है कि आप टेक अवे ये है कि आगे बढ़ना है तो उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, देयर इज नो, सब्स्टिट्यूट हाँ, देयर इज नो हार्ड वर्क सब्स्टिट्यूट टू जो हार्ड है, वर्क। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, स्मार्ट वर्क अच्छा है, बट स्मार्ट वर्क का मतलब लोग चीटिंग समझ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ब्यूटीफुल। ये स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क तो वो दो चीज है। और तीसरा है कि वही कॉन्फिडेंस, हिम्मत नहीं हारना चाहिए आपको। मतलब कुछ भी नहीं मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है, व्हेन यू केम यू हैव समथिंग, मतलब आपको करना है। कॉन्फिडेंस अगर आप लूज कर दीजिएगा तो आप तो जिंदा नहीं रह सकते। हम जिंदा भी हैं तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, लाइफ है। सबको पता है कि एक दिन लोग को मरना है, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि आज हम सही हैं तो सही चल रहे हैं। तो कुछ चीजें था, घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे। कष्ट एक लोगों में होता है कि किसी के पास जाके बात कैसे करे, ये कैसे करे, तो वो सब चीज आपको हटाना पड़ेगा। हम अगर दुबई में बड़े बड़े शेख है, शेख के पास लोग जा रहा है और पूरा इत्र के स्मेल से चल रहा है, उनके ऑफिस में गए, उनसे बात करना है, तो हम डरते नहीं थे। हम टू बी सिंपल टॉक, मतलब ये आप में डेयरिंग होनी चाहिए बड़े बड़े लोगों से बात करने। तो वो सब स्किल, इस ये तो पैदाइशी है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोई भी कर सकता जी, जी, दिस कैन बी लर्नड। ये ऐसा नहीं है कि पैदाइशी आपके साथ रहता है, आप इस स्किल को आप बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। या लवली सर। अब मैं आता हूँ सर आपके जीवन के दूसरे पड़ाव पर, जहां आपने पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल करियर की एक नई शुरुआत की, और उसमें बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया। आपने इलेक्शंस लड़े ऑस्ट्रेलिया में, आपने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को बहुत ही कम मार्जिन से वो जीते। तो ये वाला स्टोरी, पहली बात की ये शिफ्ट कैसे हुआ, एक इंजीनियर जो बिहार के छोटे गांव से स्टार्ट करता है अपना जीवन, और जैसा आपने बताया कि दुबई मस्कट होते हुए ऑस्ट्रेलिया का आपका सफर रहा, और वहां पहुंचकर आपने अपने करियर ग्रोथ में तो बहुत अच्छा किया ही साथ आपने ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का ये डिसीजन लिया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अभी क्या चल रहा है सर? कितनी है। सफलता आपको मिली, ये पूरी स्टोरी बताएं सर। दो तीन चीज है यहाँ पर। जब मैं सेल्स करता था ना, तो मैं जहां भी जाता था, तो इंडियन हाई, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, जिस भी कंट्री में जाता था, तो वहां भी ट्रेड डिपार्टमेंट होता है हर हाई कमीशन में, तो उनसे मैं कनेक्ट रहता था, ताकि वो लोग भी हमें प्रमोट करने में हेल्प करे। हम्म, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा टैक्स मनी से ही उनकी सैलरी मिलती, तो हम्म, हमारे ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं करता था। फिर लोगों से कांटेक्ट हुआ, तो मैं बोला कि व्हाई नॉट वी कैन। बहुत लोग बोले कि तू पॉलिटिक्स को नहीं ज्वाइन कर लेता, इतना तेरा कांटेक्ट है, यू आर डूइंग सो मच गुड थिंग इन ट्रेड, प्रमोट कर रहा है, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। तो मैं सोचा ठीक है, कर लेंगे। तो इसमें बाद कुछ में सर बिहार से होने का भी कुछ रिलेशन था, क्योंकि बिहारियों में नॉर्मली पॉलिटिक्स का वो कीड़ा कहे या वो, दे आर वेरी मच एंथुजियास्ट अबाउट पॉलिटिक्स, ये भी था कुछ बैकग्राउंड या? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में खास करके पंजाबियों के ऊपर पॉलिटिक्स का कीड़ा ज्यादा होता है, अच्छा। बिहारी को कम होता है। हाँ। बिहार के लोग तो यहाँ पर आईआईटी वगैरह से पढ़ के आते हैं, उनको दुनिया से लेना देना नहीं है। और यहाँ फ्लोरिस्ट पंजाब के लोग करते हैं। तो हम आए थे, बट हमारा क्या है कि हम पॉलिटिक्स में शुरू से इन्वॉल्व थे ना, बचपन से ही। मैं बताया ना आपको, हम मासेस को हमेशा, मैं कमजोर वर्ग को सपोर्ट करता, ठीक है ना। हम्म, मैं क्लासेस को नहीं पसंद करता, मेरी जॉब क्लासेस का था, मेरा प्रोफाइल क्लासेस का था, बट मेरा माइंड जो है ना, वो हमेशा मासेस को सपोर्ट करता अच्छा, जो आपका जॉब प्रोफाइल वो क्लासेस का था, बट आपका माइंडसेट मासेस के लिए है। काम करता था। अच्छा, ब्यूटीफुल। वो सब मैं करता था, तो मैं मासेस के डिसरेस्पेक्ट में कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता। तो हम यहाँ पर लेबर पार्टी ज्वाइन किए, बिकॉज लेबर पार्टी मासेस की पार्टी है। हमारे अंकल इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो हम जानते थे, कम्युनिस्ट पार्टी में काफी दिन हम लोग काम किए थे, तो हमें पता था। हम्म, तो हम लेबर पार्टी ज्वाइन किए, और पार्टी में भी एक कार्यकर्ता की तरह रात दिन मेहनत करते थे। हम्म, और अच्छा कर रहे थे। फिर 2013 में, मैंने 2010 में ज्वाइन किया, 13 में हमको फोन आया
कि भाई आपको फेडरल इलेक्शन लड़ना है मेंजिस से। बोला है, मैं कैसे लड़ेगा? तो लेकिन वहां पर उनको कोई कारपोरेट, थोड़ा सा बिजनेस जॉब, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग को डालना था। एंड वहां पर जो कैंडिडेट थे वो तो बहुत टॉप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। बाद में वो डिफेंस मिनिस्टर हुए, बाद में डिप्टी लीडर का तो चुनाव हार गए। सो ही वॉज ए बिग मिनिस्टर। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और बाद में मैं पोस्ट करूंगा। कल रात उनकी देहांत भी हो गई कैंसर से। ही वॉज इन द एज ऑफ 69। अभी मैंने न्यूज सुना, कल रात मर गए। तो उनके अगेंस्ट में मुझे खड़ा कर दिया। तो मैंने मेहनत किया और मैंने उनके बारे में, लोगों ने पूछा, मैंने बोला भाई वो इतने दिन से एमपी हैं तो अच्छे होंगे तभी लोग वोट देते हैं ना। अगर जनता किसी को चुनती है तो जनता तो बेवकूफ नहीं है। हम्म। हाँ, हम अच्छा क्या कर सकते हैं उस पे हमसे बात की। तो हमने कोशिश किया और काफी अच्छा रिजल्ट आया। मतलब हमारे पार्टी का बहुत जगह, हम इनकम्बेंट, हम मतलब रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट थे। और ऑस्ट्रेलिया में रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट होना, लोकसभा में आपको टिकट मिलना, और इजी नहीं था, बट वो इजी मिला नहीं था। और मैंने लड़ा। तो फिर अच्छा रिजल्ट था। बट हमारे एरिया में मैंने निगेटिव स्विंग कम होने दिया, हम्म। क्योंकि इनकम्बेंसी तो थी हमारे पार्टी का। बहुत जगह लोगों को 10-10% आया। मेरे हम्म। एरिया में मैंने उसको 5.5 पे ही ब्रेक लगा दी। क्या सर तो ये 10% और 5.5% ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप कह रहे निगेटिव देखो, एक तो होता है कि अच्छा काम पार्टी करता है तो पॉजिटिव स्विंग होता है। एक होता है कि निगेटिव, अगर 2 बार हमारी पार्टी ऑलरेडी सत्ता में थी हो? तो आप ज्यादा दिन रहते हो तो उसको बोलते हैं एंटी ना, इनकम्बेंसी जी। एंटी इनकम्बेंसी। तो हम्म। निगेटिव स्विंग हो जाता है हम्म। खिलाफ। तो हमको बहुत जगह, जो लोग जीते भी उनके भी बहुत स्विंग निगेटिव था, बहुत लोगों को दस हम्म। दस परसेंट हम्म। एवरेज था। 9 to 10%। मेरे एरिया में 5.5% ही निगेटिव था। तो मैंने अच्छा किया इसका मतलब। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ओके। ही करके मैंने अच्छा रिजल्ट दिया। सर मैं और एक चीज देख रहा हूँ कि आपका आपके लाइफ में थ्रू आउट आपने एक पॉजिटिव अप्रोच रखा। चाहे आप जैसा आपने इसमें भी बताया कि जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और जिसके अगेंस्ट आप कैंडिडेट थे, आपके ओपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, वाज अ मिनिस्टर एज वेल। लेकिन जब लोगों ने आपसे पूछा कि उसके अगेंस्ट बोलो या उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलो, तब भी आपने बोला कि वो जो कर रहे हैं वो अपने जगह पर अच्छा कर रहे हैं, बट मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, आई शुड टॉक अबाउट दैट रादर देन गेटिंग इनटू दैट गेम ऑफ एक दूसरे को गाली देना, गलत गलत कामों को गिनाने से बेटर है कि मैं क्या बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उस पर उसकी चर्चा ज्यादा। तो आपका एक पॉजिटिव अप्रोच थ्रू आउट रहा, ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू रीड फ्रॉम योर जर्नी, कि हमेशा आपका लाइफ को लेकर, काम को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच रहा, हम नेगेटिविटी को क्या आप कर ज्यादा सकते प्रमोट हैं? नहीं करते हैं जी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, रहता दूसरे पे टाइम वेस्ट करने से। ब्यूटीफुल जी सर। फिर क्या हुआ सर, कैसे क्या इलेक्शन, और तो आपके कैंपेनिंग का क्या क्या मोड था, आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई सर, क्योंकि नहीं, फर्स्ट हम टाइम जी, आप कैंडिडेट थे जी। मेरे पास टाइम कम था, 2 महीना का ही टाइम था। तो वहाँ तो हमारे जो लड़के थे कैंपेन वगैरह में, यहाँ पार्टी ने मैनेजर दिया था, कैंपेन मैनेजर वो एरिया में था। तो जो उन लोगों का सिस्टम पहले था लड़ने का, वो सब था। हम्म। मैं अपना दिमाग लगा के व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन डू फॉर देम, वो हम्म। तो सिस्टम। तो मैंने कोशिश किया। मेरे को बहुत लोग बोले अरे आप इंडियन हो, इंडियन लोगों का मीट एंड ग्रीट करो। मैं बोला काहे को इंडियन का मीट एंड ग्रीट करूं? इंडियन लोग कितना है, 200-300 होंगे। और जो इंडियन है वो ऐसे भी हमको देख के वोट देगा, और जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। हम्म। मैंने कोशिश करी, अलग अलग डिफरेंट, अलग माइग्रेंट कम्युनिटी, जैसे ईरान के लोग हैं, मोस्क वगैरह में गए, वहां मैंने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया। डेफिनेटली वो हमारे लिए वोटिंग वगैरह में फायदा हो गया। ईरानियन कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी थी, तो वहां पर उनके स्कूल्स वगैरह में जाके मैंने कोशिश किया। मेरे पास कम समय था तो मैंने लिमिटेड समय में किसको कहाँ मैं कर सकता हूँ इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली आपका आपकी स्ट्रेटेजी यही थी कि इंडियंस जो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस हैं, उन्हें तो देशभक्ति के नाम पर या अपने देश का है, जिन्हें देना होगा वो देंगे ही, जिन्हें नहीं देना होगा वो नहीं देंगे। इसलिए बेटर कि मैं दूसरे कम्युनिटीज को टारगेट इन द सेंस उन तक रीच रीच करूं, और जिसमें आपने ईरानियंस को और मिडिल ईस्ट के जितने भी लोग थे वहां पर उनको टारगेट किया, उन तक रीच आउट या किया। उनको उतने दिन में टारगेट करने का, तो उसमें मेरे को फायदा मिल गया। और ओके। लोग भी जो लोकल लोग हैं, तो पार्टी के नाम पे जो लेबर को वोट देने वाले हैं, वो तो ऐसे भी वोट देंगे। हमारे पार्टी के जो वोटर हैं वो तो वोट देंगे बैंक ही। जो। हाँ तो मैं करेक्ट। एक्स्ट्रा किसको इन्फ्लुएंस करके अपने साइड ला सकता है?
तो वो सब चीज मैंने कोशिश किया। ग्रेट ग्रेट। और सर मैं ये आई एम वेरी क्यूरियस कि वहां पर जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के ऑपोजिशन में आपको लेबर पार्टी जो कि जिसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जी। उसके पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया, जो कि आप कह रहे हैं कि ये टिकट मिलना, ये कैंडिडेचर मिलना ये इतना आसान नहीं होता है। तो आपको अभी फिर कैसे मिला सर? वो क्या बैकग्राउंड, क्या स्टोरी थी इसके पीछे? अभी वो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है, केविन हम्म, रड। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, जब अच्छा। हम खड़ा हुए। हम हम्म, उनके लीडरशिप में हम इलेक्शन लड़े हुए। हम्म, तो लोग सोच रहे थे कि हमें एक माइग्रेंट फेस कैंडिडेट चाहिए, और हम्म, मोस्टली कॉरपोरेट से चाहिए। हम्म, यूनियन के लोग वहां पर नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब हार्ड लिबरल एरिया था, तो यूनियन वाले को लोग पसंद नहीं करते हैं। हम्म, जो रिच लोग होते हैं वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग को पसंद करते हैं। हम्म, तो ऐसा सोच के हमको टिकट मिला। अच्छा। ओके ओके ओके। फिर सर परफॉर्मेंस कैसा रहा उसमें? लोग देखा कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तो मैं हार्ड वर्किंग तो था। हम्म, अच्छा प्रदर्शन भी हुआ। हम्म। फिर उसके बाद मैंने पार्टी में आगे बढ़ता रहा। तो यहाँ पर और मेरा मैं एक और क्वेश्चन है, जस्ट टू सो दैट मेरे दर्शक भी एक डिफरेंस समझ सके इंडियन पॉलिटिक्स और ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स का। वहां पर सर क्या ज्यादा मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू विनेबिलिटी फैक्टर जो है? जैसे इंडिया में कहीं पर कास्ट मैटर करता है, कहीं पर कुछ विकास मुद्दा होता है इलेक्शन का, वहां ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है? यहाँ पर पॉलिसी मुद्दा होता है, पॉलिसी और पार्टी। ओके। कौन सा सीट किस पार्टी, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है। पॉलिसी के बेसिस पर। हाँ हाँ, पॉलिसीज के बेसिस पे तो चेंज होता है। लेकिन वोटर जो होते हैं ना, जैसे मैं जो एरिया में खड़ा हुआ था, वो लिबरल वोटर ज्यादा थे। लेकिन अभी वो धीरे धीरे लेबर वोटर भी कन्वर्ट हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज होती जाती है। जी जी। तो वो होती है। हम्म, और इंडिया वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो काम करता है, एजुकेशन पर क्या खर्च कर रहा है, जॉब का क्या सिचुएशन है, मतलब टोटल पॉलिसीज पे होती है इलेक्शन। और सर कलर क्रीड रेस इस पर डिपेंड करता है वोटिंग? जैसे इंडिया में तो कास्ट बेस एक देखिए बहुत स्ट्रांग देखिए फैक्टर रेस है। देखिए जी। रेस पर वोट लोग दे। इस बार थोड़ा काउंसिल इलेक्शन में पता चला है, बट रेस पे 1-2% हो सकता है। हम्म, 2% वोट अगर कम भी होगा रेस में, हम्म, इससे ज्यादा। ओके। तो ज्यादा बड़ा मुद्दा वहां पर विकास होता है, पॉलिटिक्स होता है, पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशन पे क्या है, डेवलपमेंट पे आप क्या कर रहे हो, ये सारे मुद्दे होते हैं वहां पर। हम उसी इलाके में काम किए थे, कॉर्पोरेट में, उसी इलाके में, ईस्टर्न सबर्ब में। मैंने अपनी पूरी ऑस्ट्रेलिया में आया तो ईस्टर्न सबर्ब में था। ऑस्ट्रेलिया में ही ईस्टर्न सबर्ब में मैं ग्रो किया, वहीं पर डेवलप किया सब कुछ अपना। प्रोफेशनल, मेरी फैमिली वहीं थी, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं एक अच्छा लोकल था वहाँ का। ओके ओके ओके। ये भी बनता है ना। अब जी। आपके यहाँ तो है कि लोग पटना के हैं और जाकर पूर्णिया में इलेक्शन लड़ लेते हैं। हम्म, जी। उनको पूर्णिया का कोई जानता भी नहीं। अब हम्म। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर भी लड़ते हैं तो फिर वो हार जाते हैं, ऐसा भी होता है। और सर आप कनेक्शन वहाँ के लोकल से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं? मतलब सोशल एक्टिविटीज आपकी क्या क्या रहती हैं? सोशल इन्वॉल्वमेंट क्या क्या रहता सोशल ग्रुप वगैरह में जाइए, और मेरा है इन्वायरमेंट से मैं रिलेटेड रहता हूँ। क्योंकि आपकी कोई कोर सब्जेक्ट होनी चाहिए जो उनके भी इंटरेस्ट का हो, तो इन्वायरमेंट वगैरह में मैं काफी रहता हूँ कनेक्टेड इन्वायरमेंट ग्रुप से। और मैं उसके बाद मैंने मेरी फिर से दूसरी इलेक्शन लड़ी, मैंने स्टेट पार्लियामेंट, है? आप कोई ना विधानसभा। कोई हर क्षेत्र में सामने वाले के दिल का तार आप पकड़ लेते हैं। जैसे मैं आपके कॉर्पोरेट फील्ड में भी मैं देखा, जहाँ कस्टमर को कैसे ग्रास्प किया जाए, कंपनी को कैसे ग्रोथ दिलाई जाए। यहाँ पर जब आप इलेक्शन में आए तो फिर वहाँ के वोटर्स का इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है, पार्टी का इंटरेस्ट क्या है, ये सारे को ध्यान में रख के यू टेक द एक्शन। सो दैट इज या गुड नहीं, स्ट्रेटजी। इन्वायरमेंट मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, और इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ग्लोबली है। तो हम्म, यहाँ भी इन्वायरमेंट लोगों को पसंद है, तो इन्वायरमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना। जी। तो इन्वायरमेंट पे तो हमें रहना ही चाहिए। उसके बाद हमने 2018 में विधानसभा 2018 के इलेक्शन मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, और वो इलेक्शन में 399 वोट से हार गया। मतलब ये डिस्प्ले भी हो गया था कि हम जीत गए हैं टेलीविजन पे। बाद में पोस्टर वोटिंग में मैं हार गया। हम्म, मैंने सब कंटिनेंट फ्रेंड्स ऑफ लेबर बना दिया था लेबर पार्टी के अंदर, उसका मैं चेयरमैन था। तो ऐसा मैं करता रहता हूँ, मैं खाली नहीं बैठता हूँ। उसका साइड इफेक्ट भी है। पॉलिटिक्स में लोग ये देखते हैं कि ये शांत बंदा है, चुपचाप है बंदा,
तो उस पर वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हमारे लोग जैसे मैं खुद ही लीडर बनता रहता हूँ, हम्म, तो फिर उनके चैलेंज, देखो चैलेंज भी है, हम्म, बट ये तो आदमी का गुण है, उसको कुछ, अगर मेरे को खुद क्रिएट करके लीडर बनना है तो बनना है। हम्म। बहुत बेसिकली लोग, आप बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत लोग हैं कि वो चुपचाप किसी के साथ रह रह के धीरे धीरे बढ़ के, जैसे अपने सीताराम केसरी जी थे। तो सबका अपना अपना दुनिया है, पर्सनैलिटी तरीका अलग है। है, हाँ, द वे दे लुक इनटू, वो अलग है, करेक्ट। तो सर्विस मैं करने का ऐसे तरीका करके, अलग है। जी। और आपने पूछा आज, तो अभी मैंने एक साल, 2 साल पहले मैंने ग्लोबल काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। हम्म, इंडिया के भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां जुड़े हुए थे। हम लोगों ने WHO को, ये ऑर्गेनाइजेशन पहली ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की है जिसने WHO को चिट्ठी लिखा था हम्म। कि PM1 पार्टिकुलेट 1 माइक्रोन के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करे, क्योंकि जैसे दिल्ली वगैरह में फॉग वगैरह से बहुत होता है ना एयर जी जी पोल्यूशन, जी। और जो फाइन पार्टिकुलेट है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके डिस्टरबेंस करता है तरह तरह की बीमारियां। करेक्ट। तो PM1 के लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है मेजर करने का, तो हम लोगों ने WHO को लिखा था कि आप इसका स्टैंडर्ड ये करें। डिफाइन और करें। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल, वहाँ आपके जो इंडिया के हैं, जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग और सब इसमें एसोसिएटेड काफी लोग थे। तो ये हमने पिटीशन जमा किया था। उसके बाद मैंने अभी पिछले मई में एक ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ये है, ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर आप हैं? हाँ, हम ओके। चेयरमैन हैं, चेयरमैन, ओके। फाउंडर है, चेयरमैन है। तो हमने क्या किया कि ये सब जितनी भी मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या होता है कि आपको पता है कि डिवाइड एंड रूल में लोग बिलीव करते हैं और डिवाइड कराते रहते हैं। जी। तो लोग अपने फायदा के लिए डिवाइड कराते हैं, हम सबको एकत्रित करते हैं। तो हमने नया में बोला है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे हमारा यूनिफाइड वॉइस होना चाहिए। तो जो भी लोग हैं, अलग अलग माइग्रेंट कम्युनिटी का, सबको मैंने जोड़ दिया है। तो कंट्रीज मेरा, आपने बोला, लगभग 36 कंट्री के लोग। मैंने पहला जब इसके लिए फोरम बुलाया था तो उसमें 36 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 19 कंट्री के माइग्रेंट आए थे, 36 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 19 कंट्री। फ्रॉम अब 19 कंट्रीज वो हाँ, पार्टिसिपेट किए फर्स्ट फोरम में। ओके, पार्टिसिपेट गुड। किए थे और लोग जुड़े हैं। तो इसका अभी सर क्योंकि उद्देश्य बताएं सर, इन शॉर्ट अगर आप बता ये सकें। है कि जी। 30, उद्देश्य ये है कि 30% माइग्रेंट की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में, आई ऑन टुडे। अच्छा। ओके। तो कम से कम माइग्रेंट लोगों का 20 से 25% रिप्रेजेंटेशन हर लेवल में होना चाहिए, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में, पार्लियामेंट में। MP MLA सब में। कम से कम 20 से 25% होना चाहिए कि नहीं, औरतों को 20 से 25% मिलना चाहिए। अभी यहाँ क्या होता है कि डाइवर्सिटी के नाम पे माइग्रेंट वीमेन के जगह दूसरे वीमेन चले जाते हैं, तो माइग्रेंट वीमेन का क्या होगा। हम्म, तो ये सब चीज के लिए हम आवाज, आप नेता है तो आपको समाज के लिए भी आवाज उठाना पड़ेगा ना। जी 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 जी। अब जैसे 50% सीट्स पार्टी बोली कि 40% सीट जो विनेबल है वो मैं वीमेन को दूं, बट वीमेन मीन्स विच वीमेन। विच होना। अगर 30% उस 40% में कम से कम 20 से 25% तो माइग्रेंट वीमेन भी होना चाहिए ना, बिकॉज उनकी करेक्ट। संख्या उतना है। उतनी है। उनको हम दान नहीं दे रहे हैं, हम्म। उनको उनका अधिकार है। उनकी आप समझ संख्या रहे हो। के अनुसार उनको वो हिस्सा दिया जा रहा है, उनका हक है। हाँ, वो उनका अधिकार है। मैं वही यहाँ भी बात करना करता हूँ लोगों को कि भाई तुम भीख उनको एहसान नहीं कर रहे हो, उनका अधिकार है, दे डिजर्व दैट। ओके। अभी हम देखेंगे तो 5% भी नहीं है महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव, तो भाई ये गलत चीज है ना। जी ये सर। कौन करेगा, इसका सुधार कौन करेगा। पॉलिटिकल पार्टी हैज टू रिजर्व दिस थिंग। करेक्ट। और सर इसमें सपोर्ट कैसा मिल रहा है सारे माइग्रेंट कंट्रीज या फिर जो माइग्रेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट्स से? को क्या है कि माइग्रेंट्स को, हाँ, ये मिलना चाहिए तो हाँ, लेकिन कल को पता चलेगा कि माइग्रेंट ही माइग्रेंट के अगेंस्ट भी खड़े होंगे, क्योंकि ये अभी बहुत टाइम लगेगा। ये लोग दे हैव बीन रूल्ड, तो जो रूल्ड हो जाते हैं ना उसको रूलर बनने में बहुत मेहनत लगता है। जी। अब मेरे साथ है क्वालिफिकेशन की, मैं बिहार का हूँ, वो भी मैं बिहार का, आपको अब बताऊं कि मतलब भूमिहार हूँ। भूमिहार को बोला जाता है कि कमीना, मतलब जगीरा से लड़ने का सुने थे कि नहीं। मैं भूमिहार का नाम ही रख दिया है कि कमीनागिरी से भरे हुए जाति है। अब कल को ऐसा ना हो कि दूसरा भूमिहार मेरे पे केस करते जहां जाएगा वहां
कुछ ना कुछ तो हल्का मचाएगा। मैं तो ये फन के लिए लिया है, मैं खुद ही करता रहता हूँ। लेकिन हम बिहार के हैं और हम लोग बिहार के लोग मेहनती होता है, तो हम हर जगह मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव चीज ही है ना। जो समाज में तबका जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर हम लाएंगे जी। और इंक्लूसिव डिसीजन होगा तो ऑस्ट्रेलिया के प्रोस्पेरिटी के लिए ज्यादा अच्छा होगा ना। करेक्ट करेक्ट, और सबका सबकी पार्टिसिपेशन होगी तभी कोई हाँ, कंट्री ग्रो कर सकता है। करेक्ट या। कंट्री, अब तो हमारी यही कंट्री है। अब हम्म। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं योर कंट्री, तो मैं उनसे पूछा कि आपकी कंट्री कौन है। मेरे से 2 जनरेशन पहले आप आए हैं, बट आप भी तो ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, जैसे हम माइग्रेंट है, आप भी माइग्रेंट है। वहां सर एक्सेप्टेबिलिटी कैसी होती है, मतलब बाहर से जाकर जब आप पॉलिटिक्स करते हो तो वहां के अच्छा, लोकल्स का एक्सेप्टेंस नहीं नहीं, कैसा रहता है, मतलब आप। उतना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आज के दिन बहुत ही मतलब काफी एक्सेप्टेबल और अच्छी कंट्री है। अब ओके। देखो, रेसिज्म तो सब जगह होता है। अब लालू जी ने तेज प्रताप को नहीं, तेजस्वी को बना दिया अपना वारिस। आई मीन, माँ बाप भी इसको क्या बोलते हैं, रेसिज्म इज, और वो जो है सॉर्ट ऑफ प्रिफरेंसेस, एम आई राइट? प्रिफरेंसेस ओवर फेयरनेस, उसी को बोलते हैं ना। तो घर में भी माँ बाप बच्चों में भी प्रिफरेंसेस रखते हैं, वो अलग है, लेकिन ऐसे इन जनरल ऑस्ट्रेलिया जो है वो, उनकी कोई सर एक्सेप्टेबिलिटी। उदाहरण, कोई उदाहरण के तौर पर बताएंगे कि हाँ उस जगह लोकल्स में कैसे मतलब एक्सेप्टेबिलिटी है। जैसा आपने बताया एक बार वोट बूथ पर भी, वोटिंग बूथ पर भी किसी ने हाँ, आपके एक साथ। बार वोटिंग वोटिंग बूथ पे मैं खड़ा था और मैं वोटिंग कर रहा, लिफलेट दे रहा था, तो उसने वहां पर बच्चे बोला, एक ने, गो बैक टू इंडिया। तो उसको गुस्सा रहा, मैं पता ने नहीं कहा। क्यों। तो उसके बाद लोग जो है, वो 2-3 लोग वहां हमारा लिफलेट उसके पीछे जो थे वो ले लिए और बोले कि इसको भूल जाओ। तो हम, ठीक है, इतने लोग, 1 लाख वोटर थे, उसमें एक अगर थोड़ा पागल है तो इट डजंट मीन कि पूरे 1 लाख लोग पागल हो गए। अब बहुत लोग वो छोटी सी चीज को मुद्दा बना वो देते ही हैं। वॉज अ लोकल राइट, ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन हाँ, लोकल वाइट। या। तो बहुत लोग क्या है कि एक छोटी सी चीज को, अरे रेशियल हो रहा है, इलेक्शन में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। भैया, हम चिल्लाएंगे तो किसका बुराई कर रहे हैं? हम अपने कंट्री का बुराई कर रहे हैं, क्यों करूं? एक पागल के लिए हम ऑस्ट्रेलिया अपनी को कंट्री जो बोले, रेसिस्ट कह देना ये इट्स रॉन्ग। करेक्ट। गलत बात है ना। वेरी। मूर्ख, हर जगह मूर्ख होते हैं। तो ये सब चीज, यहाँ बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है और लोग, तभी तो हम लोग यहाँ हैं। इससे उन ज्यादा लोग तो का, हमारे इससे ज्यादा तो हमारे कंट्री में हो जाता है अगर एक रीजन के लोग दूसरे रीजन में जाएं। बिहार के लोग मुंबई जाएं, चाहे साउथ जाएं या चेन्नई जाएं, वहां पर इतना भेदभाव कुछ लेवल तक हो ही जाता है। देखिए तो डेफिनेटली आप दूसरे कंट्री में जाकर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है कि आप इलेक्शन लड़ पा रहे हो, दैट इज अ बिग थिंग। करेक्ट। देखिए, एक चीज, एक बच्ची बोल रही थी, एक फैमिली में गए थे, तो हमारे एक लोग इंडियन के फैमिली में थे, वहाँ एक वीमेन आई थी, एंग्लो वीमेन थी बच्चों के साथ। तो कभी कभी हम लोग हिंदी में बात करते थे, तो उनको मैं बोला, सॉरी, वी समटाइम टॉक इन आवर लैंग्वेज, आपको समझ नहीं आती है? तो बोली, नो 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 नो, दैट्स ऑल राइट। हम तीनों बैठे थे। वो बोली, यू गाइज आर लकी, यू नो मेनी लैंग्वेज, वी आर नॉट लकी, वी आर ओनली वन लैंग्वेज। तो लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं हम्म। कि आप लोग लकी हो कि आपको 2-2 लैंग्वेज आता है। जी हम जी, लकी लवली। नहीं है, हमको सिर्फ एक इंग्लिश ही आता है। तो लवली लवली। हाँ, तो इसको बहुत ये पॉजिटिव लेते हैं। जी सर। तो वी हैव टू थिंक इन दैट वे। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, बैक इन इंडिया। आगे का सर आपका क्या प्लान है, लाइक इन योर पॉलिटिकल करियर, व्हाट आर नाउ, योर गोल्स एंड एम्बिशंस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर कर, और अभी तक का जितना जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आपसे कलेक्ट की, जितनी सीख, लाइफ लेसन्स और करियर लेसन्स जो हमारे लिए आपने साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर बताएं कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, और उसके बाद विल कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर इंटरव्यू, जिसपे हम वो कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस पूछेंगे, रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। जी सर। देखिए, ऐसा है कि हमारा अगला है, हम तो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, और हम अगला कोशिश कर रहे हैं विद इन द पार्टी कि हम फिर अगला इलेक्शन लड़े, इधर नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर, मतलब 25 में या 26 में स्टेट इलेक्शन है, 25 में फेडरल इलेक्शन। तो मैं कहीं ना कहीं तो लड़ूंगा। उसके बाद हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है, ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइज एसोसिएशन नेटवर्क, इसको आगे बढ़ाना है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मल्टीकल्चरल मेंटल हेल्थ काउंसिल है, वो है, मल्टीकल्चरल बिजनेस काउंसिल है। तो उसको, उसके जो इंचार्ज है उसको मेंटरिंग करके बिजनेस काउंसिल को कैसे इतना आगे बढ़ा सकता है,
उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल का क्लीन टेक्नोलॉजी का हेड भी रह चुका है। तो मैं अपनी जो ट्रेड एक्सपर्टीज वगैरह है वो लगा के इसको थोड़ा डिफरेंट कंट्री में ग्रो कराऊंगा, और बिल्कुल। हो सकता है तो उसको बिहार से भी जोड़ूंगा। तो ये मेरा एक विजन है, इस पे अभी काम करूंगा। और मेंटल हेल्थ में बहुत सारी बच्चियां जो है वो डिपार्टमेंट में आ गई है। मल्टीकल्चरल मेंटल हेल्थ, जो मल्टीकल्चरल लोगों में मेंटल हेल्थ का इशू है उसके लिए। और वहां भी मेरा एक ही चीज है, केपीआई, कि हमारे काम करने का ये फायदा होना चाहिए कि इस साल अगर 50% है तो नेक्स्ट ईयर 49 होना चाहिए, 51 नहीं होना चाहिए। लोग क्या है, जैसे इंडिया में आप देखो क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ ही रहा है। सरकार का फंडिंग भी उसको कम करने के लिए बढ़ रहे हैं। जो ये साइंटिस्ट लोग हैं उनका पेपर भी उस पर बढ़ रहा है, पब्लिकेशन, उनकी सैलरी भी बढ़ रही है, उनको फंडिंग भी मिल रहा है। एवरीथिंग बढ़ ही रहा है, घट क्या रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर भी हैज बढ़ टू रहा है बी। लेकिन कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना तो साइंटिस्ट लोग भी इतना पेपर सब कर रहे हैं तो घट क्या रहा है। चाहिए। ओके। आई मीन थोड़ा भी तो घटना चाहिए ना, तो फिर उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो घटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, मैं इन लोगों को दे दिया डिपार्टमेंट उन लोगों को चलाने के लिए, लेकिन मेरा एक ही है। हमने पहला दिन मीटिंग में बोला तो कि रिजल्ट। एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर इट शुड बी लेस नॉट मोर। तो ऐसा चलेगा, आप देखते हैं जी क्या होता जी है। जी। अभी तो इनिशियल है। और पॉलिटिक्स में हूँ, और ग्लोबल काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेल्थ जो है उसका भी स्कूल वगैरह में इन्वायरमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बात हो रही है। कल भी मैंने बात किया था, बिहार में भी हम 3-4 स्कूल में गए थे, बात किए, चलाए हैं। बट हमारे पास कोई ठोस प्रोग्राम नहीं आई है, और कनेक्टिविटी नहीं हुई है जिससे मैं आगे बढ़ाऊं। अब आप लोग हैं तो आप लोग के थ्रू एक बार मेरा कोई प्रोग्राम बन जाए। जी जैसे एक लेना की कल मेरे साथ बोली कि 9 घंटे का एक प्रोग्राम है, जो लीडर नया नया लीडर तैयार करता है इन्वायरमेंट के लिए, स्कूल में जाते हैं। तो जी फिर अगर उसका कॉन्क्रीट में देखूंगा तो मैं आप लोगों को रिफर करूंगा कि भाई इसको पढ़ाओ बिहार के स्कूलों में, जी, जरूर है ना। सर। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे इसको हाँ जी। कितनी तो मदद कर सके अपने तरफ से। जी हाँ, फिर मेरा बेटा बेटी, ये बेटा हो गया है 29 ईयर्स का, बेटी हो गई 30 साल का, तो उनको भी सेटल, शादी ब्याह करके थोड़ा सेटल करना है। यहाँ के बच्चे तो वो भी एक मेरी जिम्मेदारी है। तो अगला 2-3 साल यही चलने वाला है। जी। ओके। lovely sir, lovely to know about the entire entire life of मनोज जी। आपके करियर से लेकर, आपके बचपन से लेके कॉलेज लाइफ से लेके करियर एंड देन पॉलिटिक्स। इट वाज लवली टू टॉक विथ यू सर, विथ लॉट्स ऑफ लर्निंग। मैं अभी अपने शो के लास्ट सेक्शन में आया हूँ। यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आप उसका संक्षेप में वन लाइनर में जवाब देना। कुछ में ऑप्शंस रहेंगे तो आपको यू हैव टू पिक वन फ्रॉम देम। ठीक है? यू आर रेडी? हम्म। Okay. So the first question is, given a chance to contest, will you be joining or will you prefer to join Indian politics? अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया में आकर इंडियन पॉलिटिक्स करना चाहेंगे, या यू आर मोर इनटू ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स ओनली? आई मीन आई एम हैप्पी हियर बिकॉज इंडिया में हमसे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, दे कैन डू गुड वर्क। ओके। हम यहाँ आ गए तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कमी है। ओके, ब्यूटीफुल। एक चीज जो आपको लगता है कि इंडिया शुड लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, या आई गिव यू थ्री पॉइंट्स, तीन ऐसे पॉइंट बताएं जो इंडिया शुड बी लर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए। देखिए, एक तो है कि क्रिकेट वगैरह गेम वगैरह भी होती है, लोग स्पिरिट होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन के पास जो स्पिरिट है वो स्पिरिट इंडिया के पास होनी चाहिए, इंडियन लोगों के पास। और दूसरा है कि हम कंसिस्टेंसी पे काम करें। हम खैर वो तो अलग अलग मेथड है, बट स्पिरिट होना चाहिए। और इनके जो ऑनेस्टी है काम वगैरह करने का, वो फॉलो करना चाहिए भारत को। ओके। इसी से मैं जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है सर। करप्शन सर, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी हो और इंडिया में तो इंडियन पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ करप्शन, तो फिर ये आप डिफरेंस देखते हो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में? डू यू फाइंड करप्शन देयर एज वेल? वहां पर भी आप देखते हो करप्शन, या फिर इट इज ओनली इन इंडिया? करप्शन थोड़े बहुत होंगे तो वो हाई लेवल में होते हैं, बट पब्लिक करप्ट नहीं है। तो जब पब्लिक करप्ट नहीं है तो आप करप्शन को प्रमोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पब्लिक करप्ट नहीं है। अगर समझो कि एक सामान किसी को देने का है और लाइन लगी हुई है उसको वो सामान देने के लिए, और 4 डॉक्यूमेंट वो चेक करेगा और वो सामान देगा,
तो उसके बाप और बीवी भी आएंगे तो इंडिया में क्या है, सीधा लाइन में नहीं लगते, उसके पास आके ले जाते। वैसा नहीं है, उसके माँ बाप को भी लाइन में लगना है, और उसके पास आएगा। अगर वो देख लिया कि चार के जगह तीन ही डॉक्यूमेंट है, चौथा नहीं है, तो बोल देगा सॉरी मॉम, कम टुमारो, और जो भी वो देगा नहीं। क्योंकि इनकी ऐसी माइंडसेट बचपन से ही ग्रो हुआ है। हम्म। हमारे बच्चे भी है तो बोलते हैं डैडी आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप लोग अपना लुक आफ्टर के लिए सोचो, क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है यार। हमारा भाई का बच्चा है, वो भी बोलेगा अच्छा दैट्स योर प्रॉपर्टी ना, वो हम्म। ये नहीं बोलेगा मेरा है। तो इनको ऐसा बताया गया है कि हम जब अर्न करेंगे वो हमारा हो। सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, ओके। भारत में वैसा नहीं है, जो बाकी दुनिया कमाया वो हमारा है, ऐसा ही है ना। मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली उस पर बच्चों का बहुत ध्यान रहता है, करेक्ट। और सर जैसे मान लो अब हमारे यहाँ तो अगर जितना हम सुनते हैं कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई काम हो, गवर्नमेंट का कोई बजट सैंक्शन हुआ हो, कोई रोड बिल्ड करने के लिए या पुल ब्रिज बनाना है। वैसे तो बिहार में बहुत सारे ब्रिज गिर रहे हैं अभी, क्योंकि उसमें अगेन करप्शन है। तो इसमें तो बहुत, एक तो पैरवी प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हैं एक टेंडर लेने के लिए। वहां पर अगर या फिर अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कराने के लिए भी अगर आपको एक रोड बनवाना है अपने गांव में, अपने बगल के शहर, मतलब जहां पर आप रहते हो लोकेलिटी में, तो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। वहां पर कैसा है सर? हाउ इज इट लाइक, हाउ डू यू रजिस्टर योर कंप्लेंट गवर्नमेंट से? अगर आपको कोई कंप्लेन करना है, कोई इशू है, तो हाउ डू यू डू दैट? नहीं, वो प्रोसेस कैसा है? यहाँ पर अगर आपका लोकल काम कराना है जो काउंसिल लेवल का है, जो वहाँ पर पंचायत लेवल का होता है, जी। तो काउंसिल में जाके आप बताइए तो वो लोग करेगा। नहीं तो विधानसभा, स्टेट एमपी और एमएलसी जो है उनको बताइए, तो उनके ऑफिस होते हैं, वो लोग रजिस्टर कर लेते हैं। आप फोन कर दीजिए, जाने की जरूरत भी नहीं है, वो आपका रजिस्टर्ड करके ईमेल कर दीजिए तो प्रोसेस हो जाएगा। मीन्स एमएलए और एमएलसी के लेवल के जो वो पदाधिकारी वहां पर हैं, उनको आप डायरेक्ट, दे आर एक्सेसिबल, आप वो आराम से आप हाँ, रीच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। से न भी बात कर सकते हैं, तो उनके ऑफिस के स्टाफ होते हैं, वो आपसे हम्म। बात करेंगे आप जब फोन करेंगे तो। हम्म। और दे हैव टू राइट एंड कम्युनिकेट टू एमएलए और एमएलसी। Okay. और वो टाइमलाइन क्या रहता है सर? कितने दिन में रिजॉल्व होना दो चाहिए या फिर? 2-3 दिन में लोग कर लेते हैं मैक्सिमम। अच्छा, ओके। ओके, ग्रेट। तो सो सिस्टम क्या है, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। किसी भी पार्टी के हो, उनका ये सिस्टम है, वो फॉलो करते ओके, बहुत मच्योर सिस्टम है ये तो। जी सर। हैं। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हु शुड बी द नेक्स्ट, दिस इज रिलेटेड टू बिहार पॉलिटिक्स एंड हु शुड बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार? आप 2025 में, चूंकि आने वाले साल ही बिहार का इलेक्शन भी है, तो आप किसे देखते हैं नए मुख्यमंत्री के रूप में? अब मैं आपको इस जगह तीन ऑप्शन दूंगा, ताकि क्योंकि अभी लोकल पार्टीज बहुत छोटी छोटी पार्टियां बन चुकी अब हैं। ऑप्शन सीएम नहीं अभी भी जो करंट देंगे तो सीएम हम है, बता देंगे। नीतीश कुमार जी, या प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, या फिर तेजस्वी यादव जो आरजेडी के प्रमुख हैं। जी। देखिए, बुराई को समाज से हटाया जाता है, हम्म। तभी अच्छा समाज बनता है। हम लोग के समाज में अगर बुराई थी तो जरूरी नहीं है कि हम आगे भी उसको बुराई। तो हम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव, जो लोग जाति धर्म ये वो की राजनीति करते हैं, और जो विकास का चीज है, जो बच्चों को पढ़ाने का है, वो सब चीज पर इनका ध्यान नहीं है। तो आई मीन जो प्रशांत किशोर कर रहा है कि बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, पलायन कम होनी चाहिए, ये सब वो इन लोगों के विचारधारा से हटके का बात कर रहा है। तो हम्म। आई थिंक होगा नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो कर रहा है। और हम्म। हम लोग भी तो हर चीज कर नहीं पाते ना, वी जस्ट डू प्रयास। तो आई मीन उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि लोगों को, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ये हम्म। मेरा न्यूट्रल व्यू है, इंडिपेंडेंट व्यू है। क्योंकि जन बाकी सरकार गवर्नमेंट में भी हमारे जान पहचान के मिनिस्टर हैं, हम्म। अपोजिशन में भी है। बट कहने का मतलब है कि आई थिंक प्रशांत किशोर शुड बी द गुड ऑप्शन फॉर बिहार है तो। तो आप देखना चाहेंगे 2025 में प्रशांत किशोर को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ब्यूटीफुल। शुड शुड ओके। बिहार का आपका फेवरेट डिश जो आप वहां पर मिस करते हैं सर? मिस नहीं करते हैं, मेरी बीवी बनाती है घर में अच्छा। भात दाल। मैं ओके। हमें क्या मेरा है फेवरेट सबसे डिश सर? फेवरेट दाल भात भात? और दाल, और चोखा, या उसके साथ आलू का भुजिया, ये सब मैं, बैगन का भरता, यही सब खाता हूँ, मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। और सर बिहार का फेवरेट फेस्टिवल आपका सर?
वैसे तो एक वेल नोन फेस्टिवल है हमारा, छठ बट छठ 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 फुल अभी है। हम छठ को यहाँ पर ग्लोबल लेवल में कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के छठ को बड़ा स्तर पर कराने का। ओके। और मैंने ही बिहार झारखंड के लोगों को लेके गया था काउंसिल में। हमारा दोस्त है वहाँ का काउंसिलर, उससे मिलवाया है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाए। छठ फेस्टिवल बिकॉज दैट इज ए यूनिक फेस्टिवल, यस। जिसमें डूबते और उगते सूरज दोनों को हम पूजा करते हैं और अब इन्वायरमेंट के नेचर लिए का, भी। प्रकृति के, हाँ प्रकृति का आप जुड़े हुए भी हैं हाँ, एनवायरमेंट से, और तो प्रकृति की पूजा है। छठ को थोड़ा अच्छी तरह आगे बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि हमारा नए जनरेशन को भी एक ये मिलेगा। मेरी वाइफ खुद छठ करती है अपने घर पे, चैती छठ करती है, कार्तिक का नहीं करती है, बट ये स्टार्टेड 3 साल से और ठीक है। तो ओके। छठ फेस्टिवल ज्यादा अच्छा है। होली तो सब करते हैं, दिवाली तो और भी स्टेट के करते हैं। जी। बिहार का जो यूनिक फेस्टिवल है वो छठ होना ओके। की चेंजेस विच यू वांट टू सी इन बिहार, तीन बड़े बदलाव जो आप देखना चाहते हैं तीन तीन क्षेत्रों में बिहार में, जो आप देखना चाहते हैं। चाहिए। एक क्षेत्र है एजुकेशन, ओके। बच्चों को अच्छी एजुकेशन शिक्षा मिले। जैसे हम लोग थे सरकारी स्कूल में भी अच्छी शिक्षा मिलती, उस तरह जी। की शिक्षा मिले और ईमानदारी से लोग काम करें। आई मीन दूसरा है कि एजुकेशन होगा तो जॉब ऑटोमेटिक मिलेगा, ये सब ऑटोमेटिक। दूसरा है कि मेरे समझ से करप्शन कम, ज्यादा ही हो गया है। एजुकेशन, और करप्शन। एजुकेशन, करप्शन और जाति धर्म कम होनी हाँ, चाहिए बस। मतलब ये कास्ट पॉलिटिक्स कम हो, करप्शन कम हो, और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ओके। बिहार में क्या नाउ, या बिहार में क्या करना चाहिए, सबका सरनेम हटा के एक दिन एक जाति डिसाइड कर देना चाहिए, वो है बिहारी, बस। ब्यूटीफुल सजेशन। आई होप कि इस इंटरव्यू को हमारे नेतागण देखें और इसको इम्प्लीमेंट करने का कोई रूल लाने का प्रयास करें आने वाले सालों में। वन नाउ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, वन सजेशन फॉर दीज थ्री पॉलिटिकल लीडर्स। मैं पॉलिटिक्स से क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी पॉलिटिक्स में हो, ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स में हो, और बिहार में आने वाले साल में ही इलेक्शन है, और नेता सरकार एक एक स्टेट का भविष्य निर्धारित करते हैं, राइट। इसलिए एक सुझाव, वन सजेशन फॉर नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के लिए एक लाइन में कोई सजेशन दे सर। नीतीश कुमार के लिए जी सर। ही इज द करंट सीएम ऑफ बिहार, सो जी। आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हमसे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। सजेशन मैं उनको क्या दे सकता हूँ, वो तो किए हैं काम, तो उन्होंने काफी किया है, बट आई मीन बिहार में उद्योग कैसे, मतलब बच्चों का पलायन कैसे बंद हो, उद्योग कैसे लगे, इस सब पर काम करे ओके। बिहार। आई मीन बिहार के विकास के ऊपर। ओके, बेसिकली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में तो उन्होंने काम किया, बट एम्प्लॉयमेंट को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, कंपनीज ग्रो करना चाहिए, वो होना चाहिए। ओके। तेजस्वी यादव जो अपोजिशन के लीडर हैं अभी बिहार के असेंबली में, जी। उनके लिए सजेशन है कि वो जाति और धर्म से हट के हम्म। विकास बातें करते हैं, बट रियलिटी में नहीं है, मतलब रियल मतलब ए टू जेड मतलब। की बात तो करते हैं, वो कास्ट पॉलिटिक्स से अपने आप को हटाने की कोशिश करते हैं, वो बट आप सब कह रहे वो हैं कि सब इसे वो सब इम्प्लीमेंट। कहने वो सब कहने के लिए करते हैं। हाँ। लेकिन बेसिकली कास्ट का जो कंसेप्ट है उनका, वोट बैंक है, उससे अलग हटके वो विकास की बात करे, जैसे कि प्रशांत किशोर करता है। प्रशांत किशोर जाति और धर्म को टच ही नहीं करता है। पता है उसको कि इसके बिना कुछ होता भी नहीं है, वो हार भी रहे हैं, बट वो टच नहीं करते हैं। तो तेजस्वी का लॉन्ग लाइफ, अभी उसकी कैरियर बहुत लंबा है, तो तेजस्वी को इस चीज से हाथ झाड़ के लग जाना चाहिए। जाति लेके भी कौन सा जीत रहा है, तो मुख्यमंत्री तो नहीं बने हैं आज तक, तो नहीं जीता। तो कहने का मतलब क्यों ना वो नया एक्सपेरिमेंट करेगा, लोगों के विकास की बात, पलायन की बात, इस सब पर बात करे, और डेफिनेटली नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। एंड नाउ कमिंग टू प्रशांत किशोर, जिसे आप 2025 में सीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं, इनके लिए क्या सुझाव है सर। केजरीवाल न बने, अपना काम जो करना है वो करे। ब्यूटीफुल। ओके। लवली सर, आज आपसे बात करके बहुत मजा आया। हर आपके जीवन के हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ सीखने को था, जो मैं थ्रू आउट पॉडकास्ट ये कहता रहा अपने श्रोताओं को भी, कि ये पहला तो मेरा अपील रहेगा मेरे सारे श्रोताओं से कि पूरे पॉडकास्ट को देखें, थोड़ा समय निकाल कर पूरे इंटरव्यू को देखें, और आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि किसी भी सफल इंसान के पीछे एक लंबी कहानी होती है। उसकी उसके जद्दोजहद को समझिए, उसके मानसिकता को समझिए कि बुरे समय में भी, कठिन समय में भी, व्हाट इज दैट फैक्टर, वो क्या ऐसा चीज है जो उनको मोटिवेटेड रखता है।
अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए आप में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। अगर आप औरों से, भीड़ से हटकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप में क्या क्या खूबियां, काबिलियत होनी चाहिए, ये सारे इस पॉडकास्ट में आपको एक सर के जीवन की जमा पूंजी आपको कहानी के रूप में सुनने को मिलेगी, और उसे आप अपने जीवन में उतारें, रिलेशनशिप बिल्ड करें, लोगों से अच्छा संवाद रखें, अच्छे रिश्ते रखें, और आपके ग्रोथ में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपके ग्रोथ में रहता है, आपके विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देता है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, और हम चाहेंगे कि नए नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर की तरफ से 2 रिकमेंडेशन लें कि आप किनको देखना चाहेंगे सेलिब्रिटीज इन कॉमनर के नेक्स्ट शो में। सर आपके अनुसार किन्हें हम हमें इनवाइट करना चाहिए सर? 2 नाम आपका देखिए, रिकमेंडेशन। एक तो मैंने आपको बोला था कि RS ठाकुर है, श्यामा पावर के मालिक, उनको आप लाइए। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, गुड़गांव के हैं, हम्म। और काफी सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और काफी ग्रो किया उन्होंने। तो एक उनको लाइए। और दूसरा है, उसका अभी ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन हो गया है, दिल्ली में रहते हैं, विजय कुमार। ओके। वो ऑस्ट्रेड में था, मतलब वो रहता था दिल्ली में, बट रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेड में था। एंड ही हैज ओपन ए बिजनेस आल्सो वर्किंग इन ऑस्ट्रेड फॉर द बॉर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड ही इज यंग, ही इज डूइंग वेरी गुड फॉर द। और काफी लोगों को, बिहार के लोगों को एम्प्लॉय भी दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। उसका नाम है विजय कुमार अच्छा, दुबे। ये लोग बिहार से ही हैं, बिजनेसमैन है? ओके। हाँ, बिहार से, बिहार से हैं, पढ़ाई किए हैं, मतलब नौकरी करते थे ऑस्ट्रेट दिल्ली में, और फिर उसके बाद अपना बिजनेस चालू किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन भी मिल गया है, तो अभी दिल्ली में रहते हैं, बीच में ऑस्ट्रेलिया में आए थे। ओके। तो ये भी काफी बिहार के लोगों को जॉब दी है, तो आप इनसे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। विजय जी, जरूर कुमार जरूर दुबे। हम इन्हें रीच आउट करेंगे, और विल ट्राई टू गेट देम ऑन आवर शो, ताकि हमारे श्रोता उनसे भी कुछ सीख सकें। और इसी तरह हर वीकेंड हम नई नई कहानियां, नए नए किरदार, नए नए गेस्ट को बुलाते रहते हैं, जो अपने जीवन में सफल हैं, और वो चाहते हैं कि उनके जीवन से, हम भी चाहते हैं कि उनके जीवन से सीख लेकर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, जिससे समाज का भला हो, आपका भला हो, और हमारा देश तरक्की के रास्ते आगे हो, बढ़े, अग्रसर हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतने देर सुनने के लिए, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और मिलते हैं अगले वीकेंड फिर से एक नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।